नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगा ली है और हरियाणा राज्य के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार में इस तरीके से जीत दर्ज की हो। बहरहाल 240 पर लोकसभा चुनावों में सिमटने के बाद बीजेपी के लिए हरियाणा की जीत एक बहुत बड़ी जीत है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो ये मानकर चल रही थी कि हरियाणा चुनाव वो जीतेगी, उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन किस तरीके से पूरा गेम पलटा, आखिर गेम चेंजर कौन साबित हुआ, हरियाणा में बीजेपी की इस जीत का श्रेय किसके सर पर जाता है और हरियाणा में किस तरीके के समीकरण बदले और बने, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे द जेसी शो में। और हमारे साथ मौजूद है भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका द जेसी शो में। आज जिस तरीके से हमारी शो की हेडलाइन है सर, द रियल गेम चेंजर, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ, इसके मायने क्या हैं? इसका एक ही मैसेज है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ब्रांड इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। टाइगर अभी जिंदा है, जिसे हम कहते हैं। 15 दिन पहले क्या हालात थे, बाजी हाथ से निकल रही थी। नरेंद्र मोदी को फीडबैक मिला, हरियाणा हाथ से जा सकता है। सभी पॉलिटिकल एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, सबका एक ही कहना था दबी ज़बान में, हरियाणा टफ है। नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथ में ली, अमित शाह को आगे किया, उन्हें फ्री हैंड दिया। उन्होंने रिवर्स पोलराइजेशन किया। पुअर जो कम्युनिटीज़ हैं, ओबीसीज़ हैं, उनमें सेंस ऑफ फियर क्रिएट किया और कुल मिला के जो है वोट्स को कंसोलिडेट किया। जाट वर्सेस ऑल, 36 कौमों में एक कौम एक तरफ, 35 कौम एक तरफ। उसका परिणाम आज आपके सामने है। एंड दिस इज़ द स्ट्रैटेजिक विक्ट्री ऑफ नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात यह है, ये पहली बार हुआ है कि हैट्रिक, तीसरी बार एक सरकार लगातार जो है वहाँ पे रिपीट हुई है। और जैसा कि आपने कहा, 240 का जो नेगेटिव परसेप्शन था, एक झटके में उसको पलट कर रख दिया। आज लोग 240 की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग कह रहे थे कि हरियाणा के बाद में हरियाणा हारेंगे और उसके बाद में झारखंड और महाराष्ट्र भी हारेंगे, वो सारा परसेप्शन एकदम से पलट कर रख दिया गया है। और नरेंद्र मोदी ने जो है, आज लोग बात कर रहे हैं न केवल झारखंड और महाराष्ट्र जीतने की, आज भाजपा वाले बात कर रहे हैं 51 जो एमएलएस के उपचुनाव होने हैं नवंबर के अंदर और 3 एमपीज़ के जो बाई इलेक्शन होने हैं, उसे जीतने की बात कह रहे हैं। और तो और 2029 की बात भाजपा वाले फिर से कर रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी गए थे भाजपा हेडक्वार्टर्स, क्या उत्साह था लोगों में, वर्कर्स को जिसे कहते हैं वो करने गए थे मोबिलाइज। तो उसी से पता लगता है सारा कि एक व्यक्ति ने एक दिन में पूरी डीमोरलाइज और डिसअपॉइंटेड पार्टी को एकदम से बहादुर और शेर की तरह खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं रियल गेम चेंजर। सो दैट्स वाई नरेंद्र मोदी इज़ द रियल गेम चेंजर। एब्सोल्युटली सर, कल जैसे कोई नेल बाइटिंग मैच की तरह स्क्रीन चल रहा था। सुबह 9 बजे तक स्थिति एकदम अलग थी, 11 बजते बजते सब कुछ बदल गया सर। और टीवी स्क्रीन भी T20 की तरह चेंज हो रही थी। आप उस पूरे सिनेरियो को सर कैसे देखते हैं? सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन नथिंग रॉन्ग इन इट। जैसा था वैसा ही दिखाई दे रहा था। वहाँ पे जो है हालात यहाँ तक थे कि खुद सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी हार मान बैठे थे। वो बयान तैयार करके बैठे थे कि हार की जब हार डिक्लेयर होगी तो मैं घोषणा करूंगा, इस हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं, केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार नहीं इसके लिए। हालात यहाँ तक थे, इन हालात बदले एकदम से। आप देखिए, कहाँ तो कांग्रेस की बात हो रही थी 67 और 17 की, फिर 43 पे आए, फिर 51 और इस पे आ गए आगे जा कर के। तो चेंज हुआ सिनेरियो एकदम से जो है। और हालात यहाँ तक थे कि कांग्रेस के दफ्तर में मिठाई बांटने लगी, ढोल नगाड़े बजने लग गए, राज्यों में भी, या चौबीस अकबर रोड पे भी सब तरह से। लेकिन सारा रिवर्स हो गया उसके बाद में। तो ये तो काउंटिंग का खेल है इन ए वे, जैसी घटनाएं आई वैसे घटनाएं चली वहाँ पे। लेकिन सीन था बहुत इंटरेस्टिंग, ये कहना पड़ेगा। और हालात यहाँ तक थे कि सैनिक खुद अपनी हार मान के, संभावित हार को मान के अपना वक्तव्य तैयार करने बैठ गए थे। लेकिन हालात ने फिर पलटा खाया। सर, हरियाणा के सारे एग्जिट पोल एकदम से पलट गए और आखिर ये हुआ कैसे? वो पलट गए सारा। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी हेडलाइन लगाई है। उसने कहा बीजेपी 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 1 एंड पोलस्टर्स 0। बहुत अच्छी हेडलाइन लगाई है। तो दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। एग्जिट पोल्स जो है ना, उन्होंने सारी उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता, उनका रुतबा, उनकी रेलेवेंस सारी एक झटके में ख़त्म होगी। और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यही रिपीट हुआ था। लेकिन इस बार झटका ज़रा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 13 के 13 जो
थे एग्जिट पोल, वो सारे के सारे कांग्रेस की क्लियर मेजोरिटी 50-51 सीट के साथ में 55 सीट के साथ में बता रहे थे, और हुआ रिवर्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक दे शुड नाउ शट डाउन देयर शॉप्स। एग्जिट पोल्स हैव नो रेलेवेंस नाउ। पर सर, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी इस तरीके के चमत्कार की उम्मीद थी हरियाणा चुनावों में? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन मन में थोड़ा सा भाव तो था कि कहीं हार सकते हैं, क्योंकि सारा फीडबैक इस तरह का था। इसलिए कमान उन्होंने 11th आवर पे अपने हाथ में ली थी। सारी एजेंसीज एक बात कह रही हैं, हरियाणा के लोग एक बात कह रहे हैं, खट्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो ब्रीफिंग करने आते हैं, तो सबके मन में कहीं न कहीं आशंका थी। उस आशंका को भांप रहे थे वो। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आशंका थोड़ी सी उनके मन में भी थी, लेकिन इरादा था, एक कमिटमेंट था, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है नरेंद्र मोदी अमित शाह की कि नहीं जीतेंगे अपन। और फिर 11th आवर पर स्ट्रैटेजी को उन्होंने चेंज किया और जीत के दिखाया। हरियाणा चुनाव में आए नतीजों का एक मैसेज ये भी माना जा रहा है सर कि नरेंद्र मोदी अमित शाह जहाँ चाहें वहाँ कमल खिला सकते हैं। वाकई खिला सकते हैं। आप देखिए ना, पिछला चुनाव जो हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लोकल लीडरशिप का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, कोई रोल नहीं था, कोई कंसल्टेशन नहीं था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था किसी तरह का। जो है एक झटके में उन्होंने सरकार बनाई वहाँ पे जो है। तो मिरेकल है। और कारण इसका क्या है? इसका कारण ये कि नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय चेहरा, ठीक है, और अमित शाह की स्ट्रैटेजी यूनिक कॉम्बिनेशन है, अद्भुत कॉम्बिनेशन है। इसलिए मैं भी कह सकता हूँ आपके साथ साथ कि वो जहाँ चाहें वहाँ कमल खिला सकते हैं। हरियाणा में उन्होंने करके दिखा दिया उन्होंने। दिस इज ऑल। सर, हरियाणा में 90 सीटों वाली विधानसभा है, पर ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह 90 सीटों पर नहीं लड़ रहे थे, 130 सीटों पर लड़ रहे थे। इसका क्या मतलब है? ब्रिलियंट। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। लड़े तो 89 पे हैं वो, एक सीट उन्होंने एक निर्दलीय के लिए छोड़ दी थी जो है। 30 एक्स्ट्रा उन्होंने खड़े किए थे। वो एक एक सीट का गणित बैठाते हैं ना अमित शाह, वो गणित कांग्रेस के पास नहीं है। वो कमिटमेंट, वो रात को 3 बजे तक काम करने की शक्ति, क्षमता और कंप्यूटर्स वो कांग्रेस के पास नहीं है जो अमित शाह के पास है। तो 30 उन्होंने अलग अलग प्लान किए थे। यहाँ निर्दलीय ये खड़ा होगा, यहाँ जेजेपी के खिलाफ खड़ा होगा, यहाँ इस जाट उम्मीदवार खड़ा होगा, यहाँ ओबीसी के खिलाफ ये आदमी खड़ा होगा। वो सारी स्ट्रैटेजी थी उनकी कि किसी तरह से अगर ऊपर नीचे हों तो 10-15 निर्दलीय आ जाए, और राजस्थान के अशोक गहलोत मॉडल की तरह जो वो लोग सरकार को बाहर से समर्थन दें, सरकार के अंदर आ जाएं। ये बात सही है कि चुनाव तो वाकई वो 130-35 पे लड़ रहे होंगे। आई कैन एग्री विद। इसको सर एक अलग तरीके से भी देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी शासन के 23 साल पूरे कर चुके हैं, और हरियाणा की जनता ने हरियाणा में चुनाव जिताकर एक गिफ्ट दिया है उनको। ऑफ कोर्स कह सकते हो आप इसे, जो है ये, इससे बड़ी गिफ्ट उनके लिए हो नहीं सकती। ऐसी गिफ्ट जो उनके लिए नहीं है, पार्टी के लिए है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए है, पूरे कैडर के लिए है। इससे अच्छी गिफ्ट नहीं हो सकती। और सीएम ने वहाँ कहा ना हरियाणा के कि नॉट ओनली दिस, बल्कि जो 100 दिन की उपलब्धियां हैं नरेंद्र मोदी सरकार की इस कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियां हैं, उनका भी असर हुआ है, हमारे लिए बेनिफिशियल रही हैं यहाँ पे हरियाणा में जो है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है दिस वाज हरियाणा जनताज बिगेस्ट गिफ्ट टू नरेंद्र मोदी एट दिस जंक्चर। सर, क्या ये सही है कि हरियाणा का चुनाव मैदान में नहीं बल्कि अमित शाह की शतरंज की मेज पर लड़ा गया, और साथ ही ये बीजेपी की अप्रत्याशित जीत का कारण क्या रहा? तो बेसिकली शतरंज की जो बिसात है अमित शाह के घर पे बिछी, अमित शाह के टेबल पे बिछी, जिसे कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है अमित शाह इज द मैन ऑफ द मैच, जिसे कहते हैं। इस सारे चुनाव का जो है यश, मतलब ऑपरेशनल यश जो है वो अमित शाह के पास है। तो इसीलिए कहते हैं ही इज़ द हीरो ऑफ हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट्स जो है। और रही बात इसकी, आपने कहा कि जीत के क्या कारण हैं होंगे, तो सबसे बड़ा जीत का कारण रहा कि 11th आवर पे अमित शाह का एंटर होना, उनकी स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट, रिसोर्सेज, फिनांसेस, और एक एक सीट पे फोकस करना। जो आदित्य ने कहा कि 30 आदमी एक्स्ट्रा खड़े किए फील्ड में, ये सारी स्ट्रैटेजी थी। बड़ा कारण ये था। और वो किसी तरह से कामयाब हो गए इसके अंदर ये मैसेज देने के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, कि दिस इलेक्शन इज जाट वर्सेज नॉन जाट्स, आप यूँ कहिए। और जाट क्या मार्शल कौम है। फिर पहलवान और जुड़ गए थे प्रचार के अंदर। तो जनता में इमेज इस तरह गया कि अरे पहलवान लोग हैं, जाट हैं, पावरफुल लोग हैं। तो दूसरी कम्युनिटी में क्या सेंस ऑफ फियर, एक तरह का सेंस ऑफ पोलराइजेशन क्रिएट हो गया, जिसे कहते हैं रिवर्स पोलराइजेशन। उसमें अमित शाह जो है कामयाब रहे। दूसरी बड़ी कामयाबी उनकी इस बात में रही कि जाट अगर हैं वहाँ पे, तो सतीश पूनिया को आया करके जो बीजेपी कांग्रेस के जाटों में भी उन्होंने जो डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की। ओबीसी जो लग रहा था, कुछ एक ओबीसी दलित जो कांग्रेस में जा सकते हैं, एक एक सीट को मार्क करके उसमें डिवीज़न करने की कोशिश की। तो कुल मिला के सारा जो चुनाव है ये एक स्ट्रैटेजी पे आधारित था और बेसिकली डिवीजन ऑफ वोट्स पे आधारित था, जिसमें अमित शाह को सक्सेस मिली। और ये कहा जा सकता है प्लस कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई थी, शैलजा फैक्टर था, उसने बड़ा ब्रिलियंटली एनकैश किया। प्राइम मिनिस्टर से भी करवाया, खुद भी एनकैश किया। तो पूरा पैकेज था इस तरह का, जिसमें अमित शाह का एक मेजर रोल कहा जा सकता है। और इस पैकेज के कारण से ना भाजपा जीती और एक
पॉलिटिकल ऑब्जर्वर है मेरे मित्र विवेक, उनका कहना ये है कि विक्ट्री का जो सबसे बड़ा कारण है इन सब के साथ साथ वो ये था कि यूनाइटेड बीजेपी वर्सेस डिवाइडेड कांग्रेस, ये एक बहुत बड़ा कारण था। तो घूम फिर के बात वही है। तो दीज आर द रीजन जिससे हम कह सकते हैं ऑल दिस रीजन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री ऑफ बीजेपी इन हरियाणा। सर आखिर मुख्यमंत्री पद के लिए किसकी चॉइस थी नायब सैनी? ये तो देखा है तो मनोहर लाल का है, उनके बच्चे की तरह हैं, उंगली पकड़ के उसको आगे बढ़ाया, उनके पसंद का था। मनोहर लाल के रिश्ते हैं प्राइम मिनिस्टर से पुराने, बहुत पुराने, हिमाचल के हरियाणा के दिनों के। मोदी रिश्ते निभाते हैं तो उनको हटाना था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर का मैसेज नहीं जाए तो 9.5 साल रखा मुख्यमंत्री उनको। बाद में लाए, एक दिन बुला के पूछा कि किसे लाएं, तो उन्होंने यही कहा होगा जैसी आपकी इच्छा, एक राम के सामने हनुमान की जो मुद्रा होती है। लेकिन उन्होंने बड़प्पन दिखाया प्राइम मिनिस्टर ने, नाम पूछा, ऐसा सुना मैंने कि खट्टर ने उसका नाम सुझाया, फिर सहमति बनी अमित शाह के लेवल पे, नड्डा के लेवल पे, और फिर इस तरह से वो एक व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बन गया। उनकी चॉइस थी, मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है, और उसका भाग्य था। जो मैंने पहले भी कहता हूँ, जन्मपत्री मुख्यमंत्री बनना लिखा था, एक नहीं 2 बार मुख्यमंत्री बनना लिखा था, तो वो लग गए। तो मोटे तौर पे मैं ऐसा कंट्रीब्यूट करता हूँ कि ये बेसिकली जो है ये खट्टर की चॉइस थी, उनकी रिक्वेस्ट थी, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने माना, अमित शाह नड्डा ने एंडोर्स किया, मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है सर, आज हरियाणा की जीत का श्रेय हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान को दे रहे हैं, तो इस पंक्ति में नायब सैनी कहाँ हैं? नायब सैनी विनम्र व्यक्ति हैं, जो मैंने कहा कि हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं सबके सामने, अमित शाह के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने। विनम्र व्यक्ति हैं, आज प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, उनका आशीर्वाद लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि विकसित भारत में हरियाणा का जो है रोल होना चाहिए। और आप देखिए भाग्य के धनी हैं। एक तो सुबह 8:30 बजे वो बोरिया बिस्तर बांधने की सोच रहे थे मुख्यमंत्री निवास से, हार दिख रही थी टीवी स्क्रीन्स पे, और बाद में क्या हुआ कि दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो वो क्या है कि लो प्रोफाइल है, ही इज़ ए साइलेंट परफॉर्मर, पीछे रहेंगे। और जो बड़े बड़े लोगों की दौड़ है, इसमें वैसे भी क्या है कि पीछे रहना ही बुद्धिमत्ता मानी जाती है, तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो। दिस इज ऑल। क्या सर गुजरात की तरह हरियाणा में भी चुनाव के कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बदलना ये कारगर प्रयोग साबित हुआ बीजेपी के? एब्सोल्युटली, ये नया ट्रेंड है भाजपा का, नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो सक्सेस है, नॉट ओनली हरियाणा, आप गुजरात से शुरू करिए। देखिए आनंदीबेन पटेल थी तो विजय रूपाणी आए, फिर विजय रूपाणी को एन वक्त पे चेंज किया तो पटेल आए वहाँ पे जो है, और पटेल सक्सेस हैं। 182 के हाउस में 156 सीटें लेके आए असेंबली इलेक्शन में। आप देखिए उत्तराखंड देख लीजिए, वो थे वहाँ पे तीर्थ, हाँ जो है उनको, उनकी जगह जो है धामी को लाए, यंग धामी प्रूव टू मिरेकल, 17 में 47 सीटें लाए, और धामी अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए यूसीसी लागू कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। ही एन्जॉयज द इमेज ऑफ ए गुड एंड इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर, ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर जो है, तो करते हैं। एक कर्नाटक में ज़रूर कामयाबी नहीं मिली, बाकी उनका हिस्सा तो हरियाणा आपके सामने है। ये तो सही है कि इस तरह से करना। तो अब ये एक मैसेज है इसका कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 6 महीने बचे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को, भाजपा मुख्यमंत्रियों को सोचना चाहिए वो जा सकते हैं इस प्रयोग के तहत। सर अब मंत्रिमंडल गठन में आखिर किसकी चलेगी? वैसे तो अब देखा जाए गठन तो ये है कि भी बेसिक होमवर्क तो लगता है मुझे अमित शाह करेंगे एक तरह से, क्योंकि सारी बाजी उन्होंने बजाई है लास्ट के डेज के अंदर। कंसल्टेशन होगा मनोहर लाल से, वो प्राइम मिनिस्टर को लिस्ट अपनी अलग से देंगे ऐसा लगता है मुझे। प्राइम मिनिस्टर लिस्ट लेंगे, फिर अमित शाह को देंगे, फिर डिस्कशन होगा, फिर जो ब्रॉडली फाइनल कर लेंगे, एक आध सिफारिश पूछ लेंगे चीफ मिनिस्टर की कि आप बताओ कोई एक आध व्यक्ति आपको एडजस्ट करना हो तो, फिर नड्डा से बात हो जाएगी। तो घूम फिर के तो इसमें क्या है कि ज़्यादा जो सेंट्रिक रोल है वो शायद अमित शाह का रहेगा इन कंसल्टेशन विद मनोहर लाल थ्रू प्राइम मिनिस्टर, नॉट डायरेक्टली, मे नॉट बी डायरेक्टली आई थिंक, और नड्डा से डायरेक्टली बात करके जो है, और इस तरह से हो जाएगा। नड्डा का भी कोई ऐसा हरियाणा में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, राजस्थान में फिर भी थे चीफ मिनिस्टर मिलने वाले थे, तो यहाँ पे ऐसा इंटरेस्ट नहीं है जो है। तो इस तरह से क्या है कि हाईकमान बेसिकली है ना तय करेगा, और एक कंसेंसस सा होगा, क्योंकि यूनाइटेड पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है, तो कोई आवाज़ आने वाली नहीं है उसमें कि ये गलत हुआ कि सही हुआ। तो इट विल बी ए डिसीजन फ्रॉम द पार्टी हाईकमांड। सर क्या उप मुख्यमंत्री का पद भी होगा? हो सकता है, आजकल जिस तरह का रहता है, हालांकि हरियाणा में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है इस तरह की, लेकिन ये तो वो स्ट्रेटजिस्ट लोग जो हैं पार्टी में, अमित शाह एंड ऑल, ये लोग तय करेंगे उसको जो है।
तो रूल्ड आउट नहीं है उप मुख्यमंत्री का पद होना। और थोड़ा सा ये होगा, देखना पड़ेगा पार्टी को खुद, उप मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आए थोड़ा टावरिंग कि मुख्यमंत्री शेडो आ जाए, ओवर शेडो हो जाए मुख्यमंत्री, और ये फिर भी उनका देखने का काम है। लेकिन आई डोंट रूल आउट द पोस्ट ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन हरियाणा, ऐसा लगता है। सर, आखिर हरियाणा के इस पूरे चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान, भजन लाल शर्मा, अर्जुन राम मेघवाल, सतीश पुनिया और इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका रोल कैसा रहा, कैसे देखते हैं आप? इसमें देखिए, रोल तो कई सारे लोग थे। पहले मैं धर्मेंद्र प्रधान से बात करता हूँ। वो तो लकी पार्टी ऑर्गेनाइज़र हैं, जिस राज्य में सरकार उनको भेजती है, पार्टी भेजती है उनको जिस राज्य में चुनाव के लिए, और सरकार बन जाती है वहाँ। क्या है कि आई थिंक ही इज़ ओनली अमंग दोज जिसको प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह दोनों का आशीर्वाद जैसे कहना चाहिए प्राप्त है, इफेक्टिव है। आप देखिए उड़ीसा में सरकार बना दी, वहाँ पे और राज्यों में जाते हैं। अब यहाँ की जिम्मेदारी थी, यहाँ उनका मेजर कंट्रीब्यूशन ये था कि ओबीसी और दलित जो हैं, खास करके ओबीसी और जो एससी हैं, उनको हैंडल करना है। तो पूरी जो जीटी रोड है, सदर्न हरियाणा है, वो सारा एरिया उनके पास था। तो उन्होंने गांव-गांव जाके छोटे छोटे लोगों में जो ग्रुप्स हैं, ओबीसी के अलग ग्रुप हैं, एससी के अलग ग्रुप हैं, जो है उन सब से मुलाकात की। और कई बार कई लोगों को भरोसा दिलाना पड़ता था। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि खट्टर द्वारा मुख्यमंत्री बने, कुछ लोग नहीं चाहते थे, होता है पार्टी पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने साफ तौर पे भरोसा दिलाया राज्य की पूरी ओबीसीज़ को, और फिर हाईकमान से भी कहलवाया कि नॉमिनी सैनी ही रहेगा मुख्यमंत्री, यही बनेगा, ताकि गलत मैसेज नहीं चला जाए। तो एक रोल था उनका। तो ग्रास रूट पे उन्होंने वहाँ काम किया, जो सबके सामने दिखाई देता है। रही बात, दूसरी आप बात कहते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑफ कोर्स उससे पहले चीफ मिनिस्टर भी गए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो हैं, तो वहाँ पे 6 सीटों पे गए, हरियाणा में 5 सीटें जीत गए, जम्मू भी गए थे। एक कलेक्टिव एफर्ट था। गजेंद्र सिंह शेखावत तो बहुत एक्टिव थे हरियाणा में, 15 दिन तक लगातार रहे। 7 कॉन्स्टिट्यूंसी पे फोकस था उनका, और 100% विक्ट्री आई उसमें, 7 सीटें जीती उन्होंने वहाँ पे। अब गजेंद्र सिंह शेखावत क्या ना, मंत्री के साथ साथ कुछ पिछले कुछ समय से एक टावरिंग पॉलिटिशियन के रूप में उभर के सामने आए हैं, दिल्ली में और जयपुर में, दोनों में जो है ये। और सतीश पूनिया तो बनाया गया था, उनका कमिटमेंट था वहाँ पे। आज मैं सुबह आ रहा था तो एयरपोर्ट पे मुझे राजस्थान आरएसएस के जो प्रभारी हैं निम्बाराम और जो घनश्याम तिवारी वहाँ के लीडर हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, मिल गए। बात चल रही थी उनकी, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा। तो निम्बाराम जी ने कहा वो कमिटेड हैं, पूरे टाइम वो वहीं रहे, जयपुर नहीं आए लौट के। ऑपरेशन हुआ उनका रोहतक में, पथरी का ऑपरेशन था शायद, तो भी वहीं पे हरियाणा में रहे एक तरह से। उनका रोल भी अच्छा था। फिर अर्जुन मेघवाल भी गए थे, 20-25 लोग और गए थे सारे। तो कुल मिला के राजस्थान चूँकि पड़ोसी राज्य है हरियाणा का, तो इसलिए रेलेवेंट था राजस्थान के लोगों का जाना, और इन सब ने अच्छा काम किया वहाँ पे। और सर, भजन लाल शर्मा भी बड़े उत्साहित कल नजर आए, उनका भी रोल कैसा रहा? हाँ, रोल यही था उनका। वो भी मैंने कहा 6 में गए, 6 में 5 में जो है वो जीत गए चुनाव वहाँ पे जो है। जम्मू भी गए थे, वहाँ कोई निर्दलीय जीता है वहाँ पे। और हर समय ऑन व्हील्स रहते हैं, कहीं भेज दो, कहीं लगा दो जो है। तो मुख्यमंत्री वही कामयाब होता है योगी की तरह, जो ट्रैवल से जो है ना संकोच नहीं करता, जिसके लिए डिस्टेंसेज आर ओनली साइकोलॉजिकल जो रहता है। कुछ लोग ट्रैवल से संकोच करते हैं जो है मुख्यमंत्री, तो वो जनता के बीच रहते हैं। और योगी को देखो 25 दिन महीने में बाहर रहते हैं। तो भजन लाल शर्मा का भी ऐसा है, जनता जुड़े रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल, उनका रोल अच्छा था। सर, स्टार कैंपेनर की भूमिका में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका को हरियाणा चुनाव के नतीजों में आप कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स योगी वाज ए स्टार कैंपेनर इन हरियाणा। कुल 14 स्थानों पर उन्होंने सभाएं करी, जिनमें से 9 स्थानों पर भाजपा के एमएलए जीत करके आए। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी थी उनकी, और उनका फोकस एक ही बात पे था कि सारे हिंदुओं को एकजुट होकर राष्ट्र के लिए वोटिंग करना चाहिए। और अगर आप लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो उन्होंने एक नया नैरेटिव सेट किया कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। योगी के बाद में और योगी से पहले भी आरएसएस चीफ जो है मोहन भागवत, वो भी ऐसा ही नैरेटिव सेट कर चुके हैं। तो इस प्रकार मैंने देखा कि भागवत और योगी के विचारों में इस विषय पे एक रूपता थी, एक समानता थी, जिसे वहाँ की जनता ने पसंद किया, और भाजपा के पक्ष में हरियाणा में लोगों ने वोट दिया। सर, हरियाणा की राजनीति से जुड़े कुछ लोगों का ये मानना है कि सचमुच भाग्यशाली और हरियाणा के नए हीरो हैं मनोहर लाल। ऐसे क्यों कह रहे हैं लोग? वो यूँ कह रहे हैं इन द सेंस कि भाग्यशाली 2 तरह से हैं। एक तो उनका व्यक्ति, उनका नॉमिनी, उनका बच्चा कहिए या शिष्य कहिए, सैनी, वो मुख्यमंत्री बन गया, दोबारा बन गया 5 साल के लिए, ठीक है। दूसरा भाग्यशाली ऐसे हैं कि उनकी जो करनाल है शायद कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उनकी जो पार्लियामेंट्री सीट है वहाँ पे 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, वहाँ पे जो है वो सारी जीत ली वहाँ पे जो है। तो मनोहर लाल
के एरिया में पूरा का पूरा बीजेपी ने स्वीप किया, उनके लिए भाग्य की बात है, खुश होने की बात है जो है। दूसरा क्या है, थोड़ा सा निराश होने की बात भी है उनके लिए। वो बात ये है कि जिसे हम नहीं कह सकते कि आज वो हीरो हैं, हीरो तो अब अमित शाह हो गए एक तरह से जो है। तो शुरुआती दौर में जो है खट्टर का रोल था, सारी जो रचना बनी थी हरियाणा की वो उन्होंने बनाई थी, स्ट्रैटेजी जो है। अपने पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिलाया था, अपनी मर्ज़ी के लोगों को दूसरी पार्टियों से ला के वहाँ पर जोड़ा था। यहाँ पे चाहे कांग्रेस से आए थे, जेजेपी से आए थे, किसी और पार्टी से आए थे वहाँ पे जो है। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है, और यहाँ तक कि शुरू में देखा जाए तो उसको मुख्यमंत्री बनाया सैनिकों, उनकी कॉन्स्टेंसी उन्होंने तय करवाई कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से जीतना सुनिश्चित है ये। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या डाइल्यूट होता चला गया। कुछ एजेंसी से रिपोर्ट इस तरह की गई हाईकमांड को, मीन्स नरेंद्र मोदी अमित शाह को, कि एंटी इनकम्बेंसी का जो नेगेटिव फैक्टर है वो खट्टर के साथ जाने से आगे प्रमुखता से आने वो सामने आ रहा है। तो थोड़ा सा इनको एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी थोड़ा पीछे कर दिया जाए। तो बाद में फिर ये हुआ, उसके बाद में जो पोस्टर थे उनके उसमें नहीं लगा, कैंडिडेट्स ने प्रचार में उनका नाम नहीं लिया, वो साइलेंट वर्कर हो गए, वो बैकरूम बॉय के रूप में चले गए। रोल होता है अपना अपना। तो पार्टी ने पहले उनको फ्रंट पे रखा, बाद में उनको बैकरूम बॉय में बैठा दिया, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी जीती एक तरह से जो है। खट्टर खुश हैं उस तरह से, लेकिन मन का भाव तो आता है ना कि आज जब सब तरफ तारीफ और प्रशंसा हो रही है तो प्रथम पंक्ति में उनको भी खड़े होना चाहिए था। तो पार्ट ऑफ द गेम चलता है। सर, एक हिंसाग्रस्त क्षेत्र है हरियाणा का, जहां हिंदू मुस्लिम हिंसा हुई, नूह वाला जो मेवात वाला हिस्सा है, वहां बीजेपी ने मुस्लिम कार्ड भी चला था। लेकिन क्या कारण है कि वो मुस्लिम कार्ड चल नहीं पाए? वो चल नहीं पाया कि मेवात का एरिया राजस्थान से जुड़ा हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग एक तरह से मुस्लिम सेंटिमेंट है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का जो है। और माइनॉरिटीज़ में एक आम धारणा रहती है ना भी कांग्रेस के साथ रहते हैं एज़ कम्पेयर टू बीजेपी। अगर चॉइस बिटवीन द टू है तो दे प्रेफर कांग्रेस, एक चला आ रहा है जो है। तो वहाँ हालांकि बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया, खुद ने 3 सीटों में से 2 में मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, फिर भी हार गए क्योंकि लोगों का झुकाव कांग्रेस के प्रति ज़्यादा था, तो जीत गए वहाँ पे जो है। दिस इज़ ऑल। सर, मोटे तौर पर आखिर क्या रहे होंगे कांग्रेस की इस अप्रत्याशित हार के कारण? देखिए, जो कारण नरेंद्र मोदी अमित शाह की विक्ट्री के हैं देखा है तो वही कारण हार के इनके हैं। लेकिन फिर भी एक जो सबसे बड़ी बात है वो हार का एक कारण ये रहा उसके अंदर, अमित शाह का जो मैन टू मैन मैनेजमेंट था, जो रिवर्स पोलराइजेशन था, जो मोबिलाइजेशन था ओबीसीज़ में और इनके अंदर दलित से अंदर जो है। एक तो कारण ये रहा कि दलित जो है खिसक गए थोड़ा सा कांग्रेस से, ओबीसी कांग्रेस से खिसक गए जितना था उसमें। दूसरा उसके साथ में क्या अंदरूनी गुटबाजी, जो मैंने आपसे कहा, 3 पावर सेंटर हो गए थे। हुड्डा अलग है, शैलजा अलग है और वो सुरजेवाला अलग हैं। हालांकि सुरजेवाला का सारा ध्यान अपने पुत्र के उस पर था, आदित्य सुरजेवाला। जीत गए वो, यंग बॉय, गुड बॉय जो है। तो साबोटेज की शिकायत तो नहीं है सुरजेवाला के खिलाफ, लेकिन शैलजा के खिलाफ ऑफ कोर्स आई हैं। और ऐन वक्त पे चुनाव के समय कहना शैलजा का कि मैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हूँ, इट वाज वर्चुअली बिट्रेयल टू द पार्टी जो है। सोनिया गांधी ने बुलाया, समझाया। हालांकि हुड्डा का बड़ा कंडक्ट सही था, उन्होंने ही बिहेव लाइक ए मैच्योर पॉलिटिशियन, कोई ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा सबका हक है मुख्यमंत्री बनने का, जो पार्टी तय करेगी, विधायक तय करेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन तब तो डैमेज हो चुका था, अमित शाह उसको हाईजैक कर चुके थे उस मुद्दे को जो है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने किया, सब लोगों ने किया उसको, तो उससे बड़ा भारी नुकसान हुआ। तो ऐसा माना जाता है उसके अंदर कि एक सब्सटेंशियल जो दलित वोट था या ओबीसी वोट था वो शैलजा फैक्टर के कारण से कांग्रेस के साथ नहीं आया, तो उससे नुकसान कांग्रेस को हुआ। तो मोटे मोटे ये कारण थे, मतलब आप कह दीजिए तो सामने मैन टू मैन मैनेजमेंट ऑफ अमित शाह एंड देन अंदरूनी कलह जिसे हम कहते हैं, बेसिकली ये कारण रहे इस तरह के। सर, इन कंटिन्यूएशन टू व्हाट यू जस्ट सेड, आपने कहा कि अंतरकलह जो अंदर चल रही थी वो एक हार का मुख्य कारण रही। लेकिन क्या हर एक राज्य में 2 पैरेलल पावर सेंटर खड़े करने की जो गांधी परिवार की नीति है ये कभी बदलेगी क्या? दिस इज अनफॉर्चुनेट। बदलेगी तो व्यक्ति घटनाओं से सीखता है, लेकिन उम्र के जिस मोड़ पे आज सोनिया गांधी और लोग हैं तो मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा चेंजेस करने की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कोई गुंजाइश है उन लोगों के। आप देखिए, राजस्थान में पहले गहलोत पायलट चला, कितने समय चलता रहा। फिर छत्तीसगढ़ में जो है सिंहदेव और भूपेश बघेल चलता रहा वहाँ पे जो है। अब कर्नाटक में चल रहा है सिद्धारमैया वर्सेस शिव कुमार जो है। एक और राज्य भी था जहाँ मध्य प्रदेश कमलनाथ वर्सेस जो चलता रहा, सिंधिया फिर पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए। तो एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है। और लेटेस्ट ये हरियाणा का आप देखिए, हुड्डा वर्सेस शैलजा। तो वर्कर इससे क्या डिमोरलाइज होता है, तो वर्कर उनके कब तक डिमोरलाइज होंगे उनके देखने का विषय है ये। लेकिन एक बात तय मानिए कि कोई बेसिक चेंज आ जाए उनकी वर्किंग में, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और इसी तरह से फिर अमित शाह एक एक सीट पे
पॉइंट कर करके और स्ट्रेटजी से ना टक्कर देते रहेंगे और चुनाव जीतते रहेंगे। ये स्थिति रहेगी कांग्रेस की। तो सर, क्या हुड्डा के चेहरे पर एक्स्ट्रा फोकस रखना, फिर जब टिकट वितरण हो रहा था तो उसमें हुड्डा को फ्री हैंड दे देना, ये भी क्या कांग्रेस की हार के कारणों में एक शुमार है? मे भी इसके साथ ही जब अपन जो शैलजा की बात कह रहे थे, तो चुनाव जब चल रहा था तो किसी ने बाइट ली शैलजा की, टीवी पे मैं स्क्रीन पे देख रहा था, तो कांग्रेस तो हार रही थी लेकिन उनके चेहरे पे कोई गम या अफसोस नहीं दिखा ऐसी। तो मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि इनकी मुस्कान छिपाई नहीं छिप रही। मैंने कहा देखो मैं तो ये नहीं कह सकता ऐसा, लेकिन मैसेज पब्लिक में इस तरह का जाना वो ठीक नहीं था। इट वॉज अपेरेंट कि भी पार्टी में दो गुट हैं, एक गुट कांग्रेस की हार को शायद एंजॉय कर रहा है या क्या कर रहा है। अनफॉर्चुनेट, ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। और शैलजा खुद जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने हारने के बाद भी कहा कि पार्टी को आला कमान को सोचना चाहिए इसमें कि क्या गलत हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो पार्टी देखेगी उसको। अब इसका क्या है, दो पार्ट हैं इसके। अगर आप किसी व्यक्ति को फ्री हैंड नहीं देते हो, उसको फोकस नहीं करते हो, प्रोजेक्ट नहीं करते हो, उसको एक तरह से सामने चेहरा नहीं बनाते हो, तो भी पार नहीं पड़ती। और करते हो दूसरे लोग नाराज़ होते हैं उससे। तो हुड्डा केस में यही हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि भाई नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। अब चूँकि हुड्डा हार गया है इसलिए सब बातें आ रही हैं। हुड्डा जीत जाता फिर ये कहते हैं हुड्डा इसलिए कांग्रेस जीती कि एक ही चेहरे पे फोकस था पार्टी का, और चेहरा पता था कि ये चेहरा मुख्यमंत्री बनने वाला है। नेगेटिव पार्टी सबको मालूम था हुड्डा बनने वाला है, दीपेंद्र हुड्डा का शासन चलेगा, तो लोग आशंकित रहते थे। खासकर जो कांग्रेस के गुट हैं वो तो अपने आप में मन ही मन बैठ ही गए थे सोच के मुख्यमंत्री तो ये बनेंगे, हमारा क्या होगा। कुछ और फोर्सेज होती हैं हर आदमी के खिलाफ जीवन में होती हैं, वो एक्टिव हो गई होंगी एक तरह से जो है। सो दिस इज़ ऑल, तो आप कह सकते हैं ब्रॉडली कि 80-90 में से 72 सीट्स हुड्डा के कहने पे देना, तो थोड़ा सा जेलसी होती है दूसरे लोगों को। आज जब पार्टी हार चुकी है तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टी का ये फैसला शायद गलत था। सब पे सवाल एक ये भी आता है कि क्या ये जो चुनाव था इसमें एक शक्तिशाली जाट चेहरे भूपेंद्र हुड्डा और ये चुनाव क्या बीजेपी के एक विनम्र कार्यकर्ता नायब सैनी के बीच में था? ऐसा लगा शुरू में, तो एक बार ऐसा हो गया था नरेंद्र मोदी वर्सेस हुड्डा हो गया था, सामने कोई व्यक्ति नहीं था। फिर धीरे से अमित शाह आए तो थोड़ा, लेकिन अमित शाह पिक्चर में ज़्यादा नहीं आए, वो ग्राउंड पे रहे, करी 10 रैलियाँ उन्होंने सब कुछ किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी 4 रैलियाँ करी वहाँ पे जो है। लेकिन शुरू में था भी इट वाज नेशनल बीजेपी वर्सेस हुड्डा जो कहना चाहिए, तो लोग देखते थे। हुड्डा के मन में वही मार्शल कॉम का आता था, जब कोई आदमी नेगेटिव थिंकिंग करता है और ये देखता है कि जाट तो फिर मार्शल कॉम है, उधम करेंगे, ये करेंगे और ओवर पावर करेंगे आकर के यहाँ पे, जैसे कि रेपुटेशन किसी कॉम की बन जाती है जो है, तो लोग फिर सत्रह की बात कहते हैं ना कि जाट राज होगा, पुलिस राज होगा, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे जो है। फिर लोग सैनी को देखते थे सामने, और ओबीसीज में ऐसा इंप्रेशन बन गया था, सैनी की लीडरशिप हो गई थी ओबीसीज में, एक तरह से उसने अपने पाँव जमा लिए थे। लोगों को लगा था ये बेचारा सा मुख्यमंत्री है, यह विनम्र मुख्यमंत्री है। और फिर वहाँ सामने हुड्डा को देखते थे, तो ठीक है सैनी वाज ए प्रायोरिटी, लेकिन इसकी ये स्टेज आई नहीं, शायद इसके आने से पहले ही फैसला हो गया चुनाव में। मतलब दिस मे नॉट बी ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, मे बी ए फैक्टर एट सम लोकल कॉन्स्टिट्यूंसीज, मे नॉट बी डोमिनेटिंग फैक्टर। एक सवाल ये भी है कि क्या हरियाणा बीजेपी को थैंक यू कहना चाहिए कुमारी शैलजा को? ब्रिलियंट बिल्कुल कहना चाहिए, देखा जाए तो मतलब बैकरूम बॉय को तो किसी को कह ही देना चाहिए उनको। अगर उस मुद्दा नहीं बनाती इस तरह का तो ये दलित का मुद्दा नहीं उठता। पहली बार शैलजा कारण से माहौल बना हरियाणा में कि दलित एक वोट बैंक नहीं है और वो पावर में अपनी शेयरिंग चाहते हैं, ये सेंस आया। और सेंस आया कि ये तो बन नहीं रही है, जाट बन रहा है, हुड्डा बन रहा है, तो सेंस कहते हैं डिप्राइव होना एक तरह से जो है। भाई किसी के मन में आशा थी नहीं, आपने आशा जगा दी उनके मन में जो है। फिर क्या है कि भाजपा ने हाईजैक कर लिया उस मुद्दे को एक तरह से, तो नुकसान हुआ उससे जो है। सर, कुमारी शैलजा का जिक्र हो रहा है बार बार, और आपने कहा कि अमित शाह ने वो मुद्दा हाईजैक कर लिया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैली में कुमारी शैलजा का जिक्र किया, तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत? ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी क्या ना मास्टर एक्सपर्ट है, मास्टरमाइंड आदमी है बेसिकली। देखो चुनाव के अंदर वो बड़े मुद्दे नहीं उठाते, वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं लोकल मुद्दा उठा लेते हैं, वो दिल को टच करता है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो कि ऐसे नेशनल मुद्दों को बजाय लोकल मुद्दा होता है, जनता के दिल को छूता है, उस मुद्दे को उठाते हैं। जिस राज्य में जाते हैं वहाँ का जो मुद्दा होता है उसको उठाते हैं। कई लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के लेवल की बात नहीं है, इससे क्या मतलब है? चुनाव है, उनको जो अच्छा लगेगा बोलेंगे। चुनाव जीतना है, चुनाव में तो एक ही लक्ष्य होता है, चुनाव जीतना। और चुनाव जीतने के लिए उनके विवेक और डिस्क्रिप्शन पे है कि वो नेशनल मुद्दा उठाएं कि लोकल मुद्दा उठाएं। तो उन्होंने अपने चुनाव सभा के अंदर शैलजा का मुद्दा उठाया और वो हिट रहा। देखिए बीजेपी इज़ बैक टू पावर, और अनुमान तो है ही नहीं है कि शैलजा फैक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है बीजेपी
कि उसमें शैलजा फैक्टर कह रहा हूँ मैं, शैलजा का नहीं कह रहा, शैलजा फैक्टर का एक कंट्रीब्यूशन जो है वो है बीजेपी की विक्ट्री में, तो प्राइम मिनिस्टर तो उठाएंगे उसको। सर ये जो हरियाणा की हार है ये राहुल गांधी की हार है या भूपेंद्र हुड्डा की हार है? वैसे तो दोनों की हार है, लेकिन हुड्डा तो इनोसेंट है एक तरह से, वो तो चुनाव लड़ रहा था और उसने चुनाव के दौरान ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसको पॉइंट किया जा सके कि आपने बयान गलत दे दिया, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी या किसी को थप्पड़ मार दिया अपने दबंग उसको देखते हुए या कुछ और कर दिया। आई थिंक बहुत शालीनता से रहा, हमने कोई मीडिया में ऐसा कोई देखा नहीं उसका जो है, तो कंपैरिजन नहीं है। तो हुड्डा तो हार ही गया ऑन द फ्रंट जिसे कहते हैं, तो वो तो उसका हार का विक्टिम है, विक्टिम कही है उसका जो मतलब जो लूज़र है तो हुड्डा है उसका वहाँ पे। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी इज़ लूजिंग हिज क्रेडिबिलिटी कहो, हिज स्टैंड कहो, हिज पॉपुलरिटी कहो, ए बिट फास्ट फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज यू कैन से। पहले विदेश गए थे तो वहाँ कुछ कंट्रोवर्सी हो गई जो है, फिर कुछ रिजर्वेशन पे बयान ऐसा दे दिया, कंफ्यूज हो गया SC ST वर्ग जो है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ ऐसा हो गया, फिर कास्ट सेंसस को लेके हो गया, कुछ और बातें हो गई। तो कुल मिला क्या है कि हरियाणा इज़ ए सेटबैक फॉर राहुल गांधी इन टोटलिटी, और हुड्डा तो एक्चुअल लूज़र है, उसके आगे राज चला गया। दिस इज़ ऑल। सर हरियाणा की इस हार के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उम्र के इस मोड़ पर सोनिया गांधी को त्याग देना चाहिए? हुड्डा, खरगे, गहलोत, बघेल जैसे वरिष्ठ नेताओं का मोह और नई पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। होना तो चाहिए, ये सोच के राहुल गांधी को आगे लाए थे कि नई पीढ़ी को आगे लाएंगे। हुआ क्या फिर खड़गे हैं कांग्रेस अध्यक्ष 75 ईयर 78 ईयर 80 प्लस जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट हैं। राहुल गांधी अलग रोल में हैं, मतलब इंडिपेंडेंट, अपने क्या कहना चाहिए इसको, फ्रीलांसिंग सम सॉर्ट ऑफ है जो है, तो उस रोल के अंदर हैं। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, यंग लोगों को आना चाहिए, लाएं किसको सामने? पार्टी ये सोचती है कई बार राहुल गांधी का एक्सपेरिमेंट ही पूरे तौर पे सक्सेस नहीं हुआ, कंपैरेटिवली सक्सेस है क्योंकि कोई चॉइस नहीं है और वो तो मालिक हैं पार्टी के, उससे तुलना नहीं हो सकती। बाकी फैसला तो करना पड़ेगा क्योंकि जितने नाम आपने लिए हैं ये सब 75 प्लस समथिंग 75 के अराउंड हैं, तो प्रोप्राइटी और विजडम तो यही कहती है कि आप उन अच्छा सा फेयरवेल दो उनको। एक आदमी ने मुझे कहा कि इनको VRS ले लेना चाहिए जो है, तो ठीक है लोग VRS लेते हैं, सम्मान के साथ लेते हैं। हमने भी 18 साल पहले VRS लिया था, ऐसी क्या बात है, VRS इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ जो है। तो लेट्स सी अब कांग्रेस क्या सोचती है, लेकिन आदमी है कहाँ, फिर सवाल आएगा। और अशोक गहलोत क्या है, और मान लीजिए अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं, हुड्डा की बात कर रहे हैं आप, या और की बात कर रहे हैं, खड़गे की बात कर रहे हैं, आदमी कहाँ है सामने फिर लाने के लिए? कई प्रॉब्लम है, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है ये। लेकिन सुझाव आपका ठीक है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को यंग लीडरशिप से पुरानी लीडरशिप को रिप्लेस करना चाहिए। सर आखिर इस चुनाव में दलित फैक्टर का रोल क्या रहा और ऐन वक्त पर अशोक तंवर ने पाला क्यों बदला? उसका दुर्भाग्य था पाला बदलने वाले का, भाग्य ने साथ नहीं दिया, जन्मपत्री ने साथ नहीं दिया, ऐन वक्त पे बदला। आज कहाँ है वो, उसके घर पे 2 आदमी नहीं होंगे मिलने वाले, और बीजेपी में रहता तो तंवर कहाँ होता, आज पावरफुल मंत्री होता, फूलों के गुलदस्ते आ रहे होते, फ़ोटो खींच रहे होते, हम लोग उसकी बाइट ले रहे होते। तो ये तो भाग्य का खेल है। और उनके हिसाब से, कांग्रेस हिसाब से मास्टरमाइंड मूव था टू काउंटर शैलजा जो है। अब कहते हैं दीपेंद्र हुड्डा का रोल था, वो यंग ब्रिगेड है राहुल गांधी के, उसके मेंबर हैं जो है, तो उन्होंने कहा कि हम उसको ला सकते हैं, उन्होंने कहा लाओ भाई, ले आए भाग के उसको, तो उसकी ज्वाइनिंग हो गई। इससे शैलजा और इरिटेट हुई होगी, ऐसा मेरा आकलन है, मुझे लगता है ये जो है। लेकिन इसमें जो एक्चुअल विक्टिम हुआ, एक तरह से जो लूज़र रहा, वो तंवर, तो इनके हाथ से राजपाट चला गया ये। और एन वक्त तो लाई थी पार्टी तो अपने एज ए इलेक्शन स्ट्रैटेजी लाई थी उसको कि हमारा बड़ा कैच है ये, भाग्य ने साथ नहीं दिया उसका, कांग्रेस भी हारी और उसका भविष्य कुछ टाइम के लिए तो ब्लॉक है ही। सर क्या जो हरियाणा की हार है ये कांग्रेस के पॉलिटिकल मैनेजमेंट की हार है? ऑफ कोर्स, अब ये तो होता ही है, जब पार्टी हारती है तो लीडरशिप रेस्पॉन्सिबल होती है, तो लीडरशिप की मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और लीडरशिप की बात अगर आप करते हो, स्टार्ट फ्रॉम सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत एंड ए फ्यू मोर सराउंडिंग में जो लोग थे, दे ओ एन सेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन जिसे कहना चाहिए, दे शुड टेक द मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करें? अब ये तो बीजेपी है ना, वहाँ तो रविंदर रैना है शायद, जम्मू में बीजेपी का अध्यक्ष हैं वहाँ के, हार गए, इस्तीफ़ा दे दिया। अब इनमें से कौन इस्तीफ़ा देगा? सोनिया कहाँ इस्तीफ़ा देंगे? और गहलोत से इस्तीफ़ा अकेले से सीनियर ऑब्जर्वर लेके क्या करोगे ऐसे, और क्या होगा उससे जाए? वो तो टोटल थिंग्स आर जिसे कहते हैं, ना कौन मुझे कह रहा था कि थिंग्स आर इन मैस इन कांग्रेस।
जो है तो है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक चुनाव हारे हैं, अब देखिए और चुनाव में क्या होता है। एक घड़ी आई थी, वो निकल गई। आपके सुझाव का मैं मतलब आदर करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कोई आदमी कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, ऐसा लगता नहीं है। सर, क्या राहुल का जाति जनगणना और 50% से अधिक आरक्षण देने वाला कार्ड हरियाणा में कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ गया? हरियाणा की बात ही नहीं है, आगे राज्यों में शायद इसका फ़र्क पड़ सकता है। उनका जो नैरेटिव बना है, जो उनकी थीम है कुछ विषयों पे, जैसा आपने नाम बताया 3-4 विषयों के, वो कुछ अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट को हुआ नहीं प्रॉपर। हरियाणा में भी जो कास्ट सेंसस का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ उस तरह से। हरियाणा में तो क्या है कि बहुत ब्रीफली बीजेपी ने उनकी विक्ट्री को हाईजैक कर लिया एकदम से अपनी स्मार्टनेस से, आप ये कहिए, और वो लोग सोते रह गए। अमित शाह ने घर बैठ के शतरंज पे सब बिछा दिया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया शानदार तरीके से। इसलिए कई लोगों को अभी भी यकीन नहीं होता कि हरियाणा में बीजेपी जीत गई है क्या। आज जो कोई मिलता हो ये कहता है बड़ा चमत्कार हुआ, मतलब कोई इसको एक सहज भाव से लेने को तैयार नहीं है। इसलिए नहीं कि कोई गड़बड़ हुई है, इसलिए कि इतनी जल्दी जो चेंज हुआ ना टीवी स्क्रीन पर, इस सारा चेंज हुआ, और ग्राउंड पे जो सिचुएशन 15 दिन में अमित शाह ने चेंज कर दी, उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा उसका, दैट वे जो है। तो अभी राहुल गांधी के जो पैरामीटर्स बताएं आपने, जो उसके मुद्दे हैं, जो थीम्स हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं हुआ अभी तक प्रमाणिक। हरियाणा में टेस्ट नहीं हुआ। अब बिहार में कभी चुनाव हो तो कास्ट सेंसस से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, या यूपी के उपचुनाव होंगे 10 अभी, तो कुछ पता लगे। तो अभी क्या है कि राहुल गांधी इज़ अंडर टेस्ट। राहुल गांधी थीम्स आर अंडर टेस्ट। राहुल गांधी एजेंडाज जो हैं वो अंडर टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट है। अभी लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। सर, सवाल अब ये आता है कि हरियाणा का जो चुनाव रहा है, इसमें प्रियंका गांधी का भी कोई रोल नजर आता है क्या? साइकोलॉजिकल था, एक आध शायद मीटिंग में चली गई तो जलेबी का किस्सा चल पड़ा नया, तो किसी ने कहा भी सीरियस इलेक्शन है, कहाँ जलेबी की बात कर रहे हो। लेकिन अभी तो ऐसा है ना, चूंकि उन्होंने जलेबी की बात कह दी तो बीजेपी को तो क्या, कांग्रेस के नारे को तोड़ना होता है, उसको पीटना होता है, तो बीजेपी वाले सब जलेबी बनाने लग गए। मैंने देखा मुख्यमंत्री राजस्थान के जो हैं इतनी शानदार जलेबी बना रहे थे खुद ही खड़े होके, तो मैं उनसे कहने वाला हूँ कि भी एक दिन सब आते हैं, पत्रकारों को बुलाइए घर पे और जलेबी खिलाइए वहाँ पे जो है। तो जलेबी का किस्सा चल गया, मतलब इस तरह से जो है कोई था नहीं ऐसा। ये राजनीति में क्या होता है, कोई किस्सा चल जाता है कभी कभी जो है। तो प्रियंका गांधी की बात चल गई। रही बात प्रियंका गांधी के रोल की, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनकी प्रेजेंस जो हरियाणा में हुई, थोड़ा सा नेगेटिव गई वो प्रेजेंस। वो ऐसे गई कि उसका एक बैकग्राउंड है ना, वहाँ बैकग्राउंड ये था भाई रॉबर्ट वाड्रा, DLF, फिर प्रियंका का परिवार है साथ में, हस्बैंड वाइफ जैसे हैं थोड़ा, तो एक छाया थी उसकी। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों मन में सोचा होगा कि यार ये लोग पावर में आएंगे तो फिर ये वही होगा हरियाणा के अंदर, DLF ये सारा इस तरह का। तो जो नरेंद्र मोदी का एजेंडा है कि भाई ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, उसको बीजेपी ने इनकैश किया वहाँ पे, इसके अगेंस्ट जो है। तो मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी गए तो अच्छे के लिए थी वहाँ पे जो है, लेकिन शायद थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ होगा, ऐसा लोगों का मानना है। सर, कुछ लोगों का मानना है कि अब जीती हुई जो बाजी होती है वो हारते कैसे हैं, वो कांग्रेस से सीखना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, ये व्यंग है और ये कांग्रेस वालों की मन की पीड़ा है। मतलब इन्हें वे जो लीडरशिप से दुखी रहते हैं, या लीडरशिप की अनिश्चितता से दुखी रहते हैं, या लीडरशिप के जो स्टैंड बदलते रहते हैं उससे दुखी रहते हैं, या इस तरह की हार से दुखी रहते हैं ये, तो ऐसा लगता है ये उनका मन का भाव है और मन के भाव को स्वीकार किया जाना चाहिए। उनके भी ठीक है, भी आपका अपना भाव है ये जो है ये, तो वो एक व्यंग है इसमें छिपा हुआ जो है। ठीक है, आपने कहा, मैंने सुना, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर, क्या इंडी गठबंधन के विभिन्न घटक दलों का एक ना हो पाना भी कांग्रेस की एक हार का बड़ी वजह है? हाँ, एक होता ही है, हालांकि ज़्यादा गठबंधन नहीं थे, आप पार्टी थी, एक दो छोटे मोटे और थे। छोटे मोटे का मतलब ये था कि उनको अमित शाह ने तोड़ लिया। वो कांग्रेस के साथ आ सकते थे, JJP आ सकता था, या वो आज़ाद पार्टी आ सकती थी। ये तो संभावनाओं का खेल है ना राजनीति, तो जो है ये, तो मौका नहीं दिया अमित शाह ने उनको, बहुत पहले ही उन्होंने लाइनअप कर लिया लोगों को जो है, तो इसलिए इनका कोई ज़्यादा रहा नहीं वहाँ पे। सर, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो ये गठबंधन नहीं हो पाया एंड टाइम पे, तो आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस चुनाव में, हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी या केजरीवाल का वही रोल रहा है जो 2024 के दौरान इंडिया गठबंधन की यूनिटी में नीतीश कुमार का रहा था? एग्जैक्टली आप कह सकते हैं। नीतीश कुमार ने क्या किया था, इंडिया गठबंधन जब टेक ऑफ कर रहा था और उसके मुख्य घटक थे नीतीश कुमार, वो पीछे हट गए, अलग हो गए, बीजेपी में चले गए, तो क्रैश कर गया इंडिया गठबंधन एक बार, फिर नए सिरे से खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद नीतीश कुमार की कमी आज तक वो पूरा नहीं कर पाया। उसी तरह का झटका केजरीवाल ने, आप कहिए केजरीवाल की पार्टी ने यहाँ कांग्रेस को दिया, ठीक है। और आपने कहा कि
उसका एक बैकग्राउंड है कि क्यों हुआ ऐसा, एन वक्त पे क्यों हुआ उसका बैकग्राउंड है। और उस बैकग्राउंड मुझे लगता है कि ज़्यादा कांग्रेस जिम्मेदार है देन एज़ कम्पेयर टू केजरीवाल। मैंने उसमें सुना है कि भी तय हो गया था कि 6 सीट जो है हरियाणा में कांग्रेस आपको देगी, फिर मिल के गठबंधन करके आपस में ये लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और ये फैसला जो है के सी वेणुगोपाल ने राघव चड्ढा को कहा, राघव चड्ढा ने केजरीवाल से कहा, डील फाइनल हो गई। अगले दिन जाने किसने विरोध किया, हो सकता है हुड्डा भी शामिल हो उसके अंदर जो है, और डील को रिवर्स कर दिया गया। तो उनको बड़ा इंसल्टिंग लगा आप वालों को। उन्होंने कहा कि हम छोटी सी पार्टी हो सकते हैं, सब बात ठीक है, लेकिन इतना मान सम्मान तो हमारे लीडर का, मतलब उनका लीडर केजरीवाल, उसका है कि उनके लेवल पे कोई बात अगर हो गई है फिर आप उससे पीछे हट रहे हैं। तो गुस्से और आवेश में आकर के उन्होंने जो है वो फैसला मतलब उसको ड्रॉप कर दिया, उस केस को ड्रॉप कर दिया, वार्ता को, और फिर वहीं पे सारे 90 के 90 कैंडिडेट, 89 कैंडिडेट जो वहाँ पे खड़े कर दिए उन्होंने वहाँ पे जो है। तो निश्चित तौर पे ये जो डील ख़राब हुई इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है वहाँ पे जो है, और ये भाजपा के लिए वरदान बनी एक तरह से। आप देखिए टोटल वहाँ सिचुएशन क्या है आज, भाजपा को जो वोट परसेंटेज मिला है 39.94 मिला है वहाँ पे, ठीक है, कांग्रेस को मिला है 39.09, ठीक, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो वोट शेयर है वो 1.70, उनको टोटल करके इधर अगर देखते हैं तो कुल अंतर है 0.85 का। अगर ये दोनों पार्टियां साथ रहती तो शायद बीजेपी की जीत में दिक्कत होती, बीजेपी हो सकता है बीजेपी फिर भी जीतती, कह नहीं सकते आप, क्योंकि गणित का खेल है, संभावनाओं का खेल है राजनीति। लेकिन अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये गठबंधन नहीं होना जो है इन दोनों पार्टियों का, भाजपा की जो अप्रत्याशित जीत मानते हैं आप उसको, उसमें एक कारण यह भी रहा है। सर, हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो नारा रहा किसान जवान पहलवान और खाप फैक्टर को लेकर, ये इन चुनाव में पिट गया, आपको क्या लगता है? क्या है कि नारे तक पहुंच ही नहीं पाए लोग। अमित शाह ने हाईजैक कर लिया पहले सब कुछ ही एक तरह से। फिर क्या होता है, जनता अपना मन बना लेती है ना, मूड बना लेती है, तो फिर कोई नारा काम नहीं आता, कोई स्लोगन काम नहीं आता, कोई आपका कंट्रीब्यूशन पब्लिक का काम भी काम नहीं आता। इनको समझने का मौका ही नहीं मिला कांग्रेस को। और कांग्रेस क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट रही, सबसे बड़ी बात है, देखा ही नहीं ग्राउंड की तरफ उठा करके, बस एक विचार बन गया इस तरह का, सारा फोकस हुड्डा के चारों तरफ रहा। हुड्डा के मन में हो गया कि ऐसे अपना चुनाव जीतना, ऐसे कैबिनेट बनाएंगे, ऐसे ये करेंगे, इन बातों पे फोकस रहा। ग्राउंड पे क्या हो रहा है, देवर कॉट, जिसे कहते हैं नैपिंग, शायद सोते हुए इन लोगों को अमित शाह ने पकड़ा एक तरह से, और उसने उस बाजी को जीता वहाँ पे जो है। तो मुझे तो ऐसा ही लगा, इसलिए क्या कि ये बात यहाँ तक पहुँची ही नहीं, मुद्दों तक जो है, उससे पहले ही उन्होंने वहाँ खेल कर दिया। तो सर क्या हरियाणा में राहुल गांधी की बात ना मानकर हुड्डा ने वही कमलनाथ वाली गलती कर दी? कह सकते हैं आप, अपेरेंट है, कमलनाथ इसी बात पे अड़ा हुआ था। राहुल गांधी कुछ मामलों में स्मार्ट है, वो क्या गठबंधन चाहता है, गठबंधन हो, पीछे हटो, लेकिन जो रीजनल क्षत्रप होते हैं, क्षेत्रीय क्षत्रप होते हैं, वो नहीं मानते, उनको राज आता हुआ दिखाई देता है, उसको बांटना नहीं चाहते किसी के साथ। यही कमलनाथ के साथ था, सपा के साथ करना चाहते थे राहुल गांधी जो है, नहीं हुआ, दबाव में आके। और प्रॉब्लम है क्या ना, राहुल गांधी की फाइनली नहीं चलती, कई बार सोनिया गांधी ओवर रूल कर देती होंगी, ऐसा लगता है मुझे। कमलनाथ के मामले में यही हुआ होगा, वो सपा से चाहते थे राहुल गांधी, तो नहीं हो पाया वहाँ पे जो है। और साथ में क्या हुआ, अखिलेश यादव के लिए कुछ और भी कह दिया कमलनाथ ने, तो उससे नुकसान हुआ। वहाँ सरकार बनती कि नहीं कह नहीं सकते, कि वहाँ तो बहुत स्वीपिंग मेजोरिटी बीजेपी को मिली है। लेकिन ये जो दिल्ली वाला केस जो है, ये तो 2% का अंतर है, मतलब 0.85 का जो है, तो हो सकता था कुछ, कम से कम इतना ज़रूर होता कि कांग्रेस आज मान लो अगर 10 सीट से हारी है तो 5 सीट से हारती या 4 सीट से हारती। सो आप कह सकते हैं ब्रॉडली कि जो गलती उसने वहाँ की थी वो गलती इन्होंने यहाँ पे की। सर, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर धीरे धीरे रुझानों को जारी किया। कांग्रेस कहना क्या चाहती है इस तरह के आरोप लगाकर? कांग्रेस कन्फ्यूज्ड है, कांग्रेस को समझ नहीं आया है। हुड्डा कंपेरेटिवली मैच्योर आदमी, मेरे ख्याल उसने कोई बयान भी अभी तक शायद ऐसा नहीं दिया है, पार्टी के लोगों ने दिया है। अब जयराम रमेश, उनका काम है ये, पवन खेड़ा बैठते हैं साथ, उनका काम है पार्टी के स्टैंड को कहना, तो उन्होंने वही ईवीएम की पुरानी बात को दोहराया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी हम चुनाव आयोग गए हैं, जाएंगे, और स्पेसिफिक केसेस भी दिए हैं। ईवीएम में कुछ एक स्पेसिफिक डिस्क्रिपेंसी हो सकती हैं, आखिर मशीन है, लेकिन बड़े पैमाने पे कुछ ऐसा हो गया हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग का काफ़ी अलर्ट है, अंडर कंसल्टेशन है, अंडर डायरेक्शन है या सुओ मोटो है, अलर्ट है, और काफ़ी आक्रामक भाषा में उनके प्रेस नोट निकलते हैं जो है, लॉजिकल होते हैं। तो उसने आज कहा है कि ये स्टेटमेंट जो है कांग्रेस का, ये इररेस्पॉन्सिबल एंड अनफाउंडेड है एक तरह से, मतलब जैसे आप कह सकते हैं एब्सर्ड है इन द वे, कुछ इस तरह से है। तो बात बंद हो गई है।
तो अब बस वही ईवीएम का पुराना भूत निकालने की जो बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ होगा। अपेरेंट स्पेसिफिक डिस्क्रिपेंसी हो सकती हैं कुछ मशीनों में, इंसान है जो है, बाकी नहीं हुआ। चुनाव तो फेयर और फ्री हुआ है और सब कुछ सबके सामने था। जब कांग्रेस जीत रही थी तब भी सामने था, हार रही थी तब भी सामने था। और जो वोटिंग हुआ है आजकल तो क्या है ना कि वेब वोटिंग होता है एक तरह से, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और फिर अभी तो ईवीएम का पुराण तो भारत में बहुत पुराना है, सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो चुका है। तो लेट्स नॉट रीओपन दिस इशू। सर आखिर सिरसा सीट पर पावरफुल निर्दलीय गोपाल कांडा कैसे हार गए, और अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला की हार के पीछे का आखिर कारण क्या है? कारण तो देखो, वो जो पहला आपने कांडा का नाम लिया वो तो पता नहीं क्यों हारे। नॉर्मली हारते नहीं हैं वो क्या साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हैं, अमीर आदमी हैं, उनका टेलीविज़न है, अच्छा प्रभाव है, भाजपा में रुतबा है उनका। भाजपा से उन्होंने तय करवा लिया कि उनके सामने भाजपा कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा। उसके बदले में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी और हैं जहाँ उनका प्रभाव है, बीजेपी को सपोर्ट किया उन्होंने, लेकिन खुद पता नहीं कैसे हार गए इस बार। तो फिर वो जन्मपत्री वाली बात कि हार गए। और बाकी जो चौटाला परिवार के विरासत के लोग हैं, 8 लोग लड़े थे, 2 ही जीत पाए, 6 हार गए। और इनका हारना बड़ी गंभीर घटना है, क्योंकि प्रोमिनेंट प्लेयर यही थे चौटाला फैमिली के अंदर जो दोनों ही हार गए। तो बस ये है कि भी अब हार का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, जो है हार गए। लेट देम ट्राई अगेन सम अदर टाइम। सर अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में भले ही लड़ी हो, लेकिन कहीं पर भी एक सीट भी नहीं निकाल पाई। अब ऐसे में आपको लगता है कि जो एक साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल प्रेशर या फियर मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को होगा, क्योंकि दिल्ली चुनाव भी सिर पर ही है? ऑफ कोर्स निश्चित हुआ होगा। हालांकि उन्होंने मन बनाया होगा कि हरियाणा में हमें चुनाव तो जीतना नहीं है, कांग्रेस को लेसन देना है। कांग्रेस को लेसन उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर भी ये तो सोचा होगा भाई कम से कम जम्मू में एक आदमी जीत गया तो यार हमारा यहाँ तो जीत जाए, खाता तो खुले, इतना तो सोचा ही होगा जो है। लेकिन वो नहीं हुआ, तो दे मस्ट बी वरीड, दे मस्ट बी कंसर्न। इसमें कोई संदेह नहीं इसके अंदर जो है, कि वो तो यही सोचेंगे ना कि दिल्ली हमें जीतनी है। जीतेंगे कि नहीं बात की बात है, लेकिन आदमी स्ट्रैटेजी बनाता हो तो यही सोचता है कि हम जीतेंगे जो है ये। तो वो दिल्ली की स्ट्रैटेजी बनेगी तब होगा, लेकिन दे मस्ट हैव टेकन ए नोटिस ऑफ दिस डिफीट। सर हरियाणा में जो चुनाव परिणाम सामने आए उसके बाद आपको नहीं लगता कि जो रीजनल पार्टीज़ है वो अपना महत्व और रेलेवेंस दोनों ही कहीं ना कहीं खो रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इनेलो को 2 सीट मिली हरियाणा में, बाकी सब गायब हैं। और पूरे देश में ही चल रहा है, देखिए, चाहे बीएसपी हो चाहे सपा हो, एक यूपी को छोड़ के कहीं किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। एक बार विचारधारा चली हुई थी बीजेपी में कि लेट्स जैसे कहते हैं क्लोज इन द सेंस कि इसको वाइंड अप करें रीजनल पार्टीज़ को किसी तरह से, उनकी सहमति से, बिना सहमति से, कोई लार्जर मॉडल बना के, डिज़ाइन बना के। उसमें तो मानना था बीजेपी के रीजनल पार्टीज़ जो हैं एक हिंड्रेंस हैं, मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन फिर हालात की मजबूरी होती है कि फिर रीजनल पार्टी से सरकार बनाने के लिए सहयोग लेना पड़ता है, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि इस चुनाव में हरियाणा में जो है रीजनल पार्टीज़ का वो ख़त्म है, और अभी तो कोई रेलेवेंट है नहीं, अभी 5 साल चुनाव है नहीं। तो दिस इज। तो सर हरियाणा के अंदर अभी नई सरकार के सामने आपको क्या चुनौतियां लगती हैं? क्योंकि अभी अगर मौजूदा आर्थिक हालात को समझा जाए हरियाणा के, तो क्या आपको लगता है कि सीएम सैनी जो उन्होंने चुनावी गारंटियां दी हैं उनको पूरा कर पाएंगे इन हालातों में? उनकी गारंटियाँ तो अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह की गारंटियाँ हैं। इन्हें वे राज लाए हैं, राज को बनाना है, जमाना है, आगे मैसेज देना उनको झारखंड और महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट्स में कि हम सम्मान करते हैं अपनी गारंटियों का। तो सेंट्रल से पैसा जाएगा, वहाँ तो गारंटियाँ बड़ी है, 50-60 हज़ार करोड़ रुपये उसके लिए चाहिए होगा। हरियाणा में भी जो है गारंटी एक तो उन्होंने दी 2100 रुपये हर महिला को देने की, हर महीने की बात है। फिर MSP जो है 24 फसलों पे सबको देने की बात है एक तरह से। 10 लाख रुपए का फ्री बीमा देने की बात है। अग्निवीर जितने हैं सरकारी नौकरी देने की बात है। 70 साल से ज़्यादा लोग हैं तो 5 लाख का फिर फ्री इलाज देने की बात है, पेंशन की बात है। तो 50-60 हज़ार करोड़ रुपये चाहिए वहाँ पे जो है। तो हरियाणा का हाल वैसा नहीं हो जाए उन राज्यों जैसा जो उधर हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है मान लो। तो अब वो तो क्या है ना कि सैनी मतलब भारत सरकार की बेबी इन ए वे की डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरा इंजन बड़ा है, पावरफुल है, तो खींच के ले जाएगा इसको। सर क्या ये सच है कि इस बार कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को ज़्यादा जाट सीटें मिली हैं? हाँ, ये आश्चर्य की बात है, विचित्र किंतु सत्य। मैं पढ़ रहा था कि 13 सीटें मिली हैं, पहले से कोई 5-6 सीटें ज़्यादा मिली हैं वहाँ पे जो है। तो ये मैनेजमेंट है, बीजेपी का मैनेजमेंट है, बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट जो लोग हैं उनका मैनेजमेंट है। बाकी इज़ ए मैटर ऑफ फैक्ट है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि
कोई भी कास्ट है ना 100% किसी एक पार्टी के साथ नहीं होती। 10-20% लोग ऐसे हैं दूसरे समर्थन देते हैं, वो भी एक कारण है। लेकिन इस बार क्या है, बीजेपी को कंपैरेटिवली जाट बेल्ट में जो है ज़्यादा सक्सेस मिली है। पहले 30% सक्सेस मिली थी पिछले चुनाव में, आज मैं पढ़ रहा था 51% सक्सेस मिली है। तो ये फैक्ट है कि जाट बेल्ट में भी बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली हैं पहले की तुलना में। सर, हुड्डा के खिलाफ सीबीआई और ईडी के केसेस लगातार चल रहे थे, अब क्या वो रफ्तार पकड़ते नजर आएंगे? कोई खास नहीं, उनको भी आदत हो गई है कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने की, ईडी के दफ्तर जाने की, 2-4 घंटे बैठने की। और कोई ऐसा स्टेज, कोई डिसाइसिव स्टेज आए जिसमें किसी को अरेस्ट करना पड़े, ऐसा अभी लगता नहीं है। चुनाव का माहौल है। बाकी फिर क्या है कि ये एजेंसीज अपना काम अपने मेरिट पे और अपने फाइल के आधार पे करती हैं। जो है थोड़ा बहुत कंसिडरेशन ज़रूर होता है कि अगर कोई मुलजिम चुनाव लड़ रहा है या चुनाव में उलझा हुआ है तो लोग रुक जाते हैं प्रैक्टिकली, चलो थोड़े दिन वेट कर लेते हैं, फिर समन भेजेंगे, फिर बुलाएंगे, फिर करेंगे। तो केसेस की मुझे स्टेटस उनकी मालूम नहीं है, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा। और जो आप कह रहे हैं कि कोई स्पीड पकड़ेगी, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स इन इट्स ओन वे। सर, कैसी रही हरियाणा चुनाव में विभिन्न पार्टियों की परफॉर्मेंस तो कांग्रेस बीजेपी मेन है, आपके सामने है। बसपा 0 है, आप 0 है, केवल इनेलो को 2 सीट मिली हैं, जेजेपी भी 0 है। तो ज़्यादातर सब 0 है। बस ये मेन यही पार्टियां हैं, 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इन्होंने सत्ता को बांट लिया है आपस के अंदर जिन्हें। सर, अब आपको लगता है कि जो ये हरियाणा में हैट्रिक लगी है, इससे एक दूरगामी मैसेज गया है, खास तौर पे अपने ही घर में, जो एनडीए का परिवार है उसमें, क्योंकि अलायंसेस को लेकर चर्चा होती है कि अलायंसेस में किस तरह की स्थिति है पूरे एनडीए में। तो आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, टीडीपी और जेडीयू में भी कोई एक बड़ा मैसेज गया इस जीत? 100% राजनीति सब समझदार हैं, सब समझते हैं। तो मैसेज गया है, वो तो वैसे भी नतमस्तक थे दोनों अभी तक जो है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोगों के मन में ऐसी आती थी कि नतमस्तक जो हैं ये फेस वैल्यू पे नतमस्तक हैं या अंदर से नतमस्तक हैं, तो गुंजाइश भी ख़त्म है बहरहाल। तो मतलब क्या, ब्रांड नरेंद्र मोदी हैज़ गॉन मोर स्ट्रोंगर, मोर पावरफुल इन द आइज़ ऑफ नीतीश कुमार एंड दिस नायडू जो है ये। सर, इन दैट केस महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी इस जीत के बाद बड़ा इम्पैक्ट आप देख सकते हैं? 100%। ये तो क्या है ना, पॉलिटिक्स क्या है, इशारों का खेल है। जो मैंने आपसे कहा, संकेतों का खेल होता है। अब संकेत चला गया कि मोदी इज़ बैक, मोदी ब्रांड इज़ बैक, अब वो दूर तक ट्रैवल करेगा जाके जो है। और दूसरा क्या है, वर्कर कितने होते हैं। कल नरेंद्र मोदी गए थे ना बीजेपी हेडक्वार्टर, कितना उत्साह था लोगों के अंदर जो है। तो एक हरियाणा की जीत ने पूरी पार्टी को जो है ना वापस नए सिरे से खड़ा कर दिया। और झारखंड और महाराष्ट्र उसके एक्सेप्शन नहीं है। और इसका दूसरा पहलू और देखिए आप, जो भाजपा के फ़ायदे में है, वो ये है कि वो पार्टियां सतर्क हो गई हैं जो कांग्रेस से गठबंधन कर रही हैं उन राज्यों में। उन्हें कांग्रेस को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कल कि कांग्रेस हैज़ टू रीवर्क इट्स अलायंसेस विद अस जो है ये। तो कांग्रेस की बार्गेन पावर कम होगी, राहुल गांधी की बार्गेन पावर एकदम से कम होगी। तो इसका क्या है कि डबल मार हुई है कांग्रेस पे। एक तो भाजपा का मतलब फेवरेबल इंडिकेशन हो गया भाजपा का जो है वहाँ पे, कि भाजपा आने के चांसेस बढ़ गए परसेप्शन में जो है उसके। और इधर कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस का खुद का जो बार्गेनिंग पावर थी वो कम हो गई इसका जो है। तो ये मूव तो छोटा है हरियाणा, लेकिन इसके लॉन्ग रन में अगले कुछ 5-6 महीने तक इसके आपको इफेक्ट जो है ना, साइड इफेक्ट इसके दिखाई देते रहेंगे। बीजेपी इज़ ए बेनिफिशियरी इन ऑल दीज सर्कमस्टांसेस। सर, हरियाणा चुनाव में आरएसएस का रोल आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि हरियाणा चुनाव में ज़बरदस्त बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी और आरएसएस के संबंधों में कुछ बदलाव होगा? हरियाणा में आरएसएस था क्या नहीं, इसको लेके अलग राय है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना ये कि 16,000 उन्होंने मीटिंगें आरएसएस के लोगों ने ग्राउंड पे करी। जहाँ भाजपा कमज़ोर थी वो लोग गए, और आरएसएस के उस वर्ग का कहना है कि अगर हम नहीं जाते तो क्या इतनी विक्ट्री होती क्या। तो मैं थोड़ा सा इससे डिफ़र करता हूँ। आरएसएस का रोल रहा होगा, लेकिन ये विक्ट्री प्योरली और प्योरली नरेंद्र मोदी की जो सुपरविज़न है, ये कहिए नरेंद्र मोदी का जो विज़न है, विजडम है, उसके नीचे अमित शाह ने जो होमवर्क किया है, ये जो विक्ट्री है बेसिकली उसी को एट्रीब्यूट करता हूँ मैं एक तरह से। और बाकी चर्चा है कि आरएसएस के 16,000 मीटिंग उन्होंने करी है। कुछ एक लोगों का रिजर्वेशन है कि चूँकि दिल्ली का मामला अभी सुलझा नहीं है, आरएसएस बीजेपी के बीच में जो स्टेलमेट है या कम्युनिकेशन गैप है, अभी सॉर्ट आउट पूरी तरह से हुआ नहीं है। और रही बात इसका, आपने कहा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे दो व्यक्ति डायलॉग करते हैं आपस में, तो थोड़ा बहुत गिव एंड टेक होता है हर सिचुएशन में। तो उसमें क्या है कि बीजेपी इज़ गेन्ड नाउ, बीजेपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बात करने में। और ख़ास करके अमित शाह तो है जिसे कहना चाहिए फर्दर मोर रीगेन्ड हिज अथॉरिटी एंड पोजीशन इन द एंटायर सेटअप ऑफ बीजेपी
एंड गवर्नमेंट आफ्टर दिस विक्ट्री जो है ये, और अमित शाह मीन्स नरेंद्र मोदी फॉलोड बाय जेपी नड्डा। तो वो जो इक्वेशन थी पहले, जिसको हम कह सकते हैं मोहन भागवत विज़ सच एंड सच, वो जो है उसमें क्या है कि बीजेपी आई थिंक हैज़ कम ऑन ए मोर कंफर्टेबल फुट, मोर कंफर्टेबल स्टेज, ऐसा लगता है। सर, हरियाणा की बात हो गई, हरियाणा के बाद अब जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत को आप कैसे देखते हैं? यह जीत स्वाभाविक है, एक अच्छा लक्षण है, लोकतंत्र की वापसी है घाटी के अंदर। इतने साल बाद चुनाव हुए हैं, शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं, कर्टसी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन जो है, अब एक नई सरकार बन गई है। और सबसे अच्छी बात है कि सरकार के जो शुरुआती संकेत आ रहे हैं वो बड़े रचनात्मक आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो बहुमत की सरकार है, क्लियर मेजोरिटी है, कोई तोड़ फोड़ की आवश्यकता नहीं है, जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि सरकार क्लियर मेजोरिटी के साथ अब शपथ लेगी और कंस्ट्रक्टिव विचारों के साथ में जो एजेंडा है वहाँ का डेवलपमेंट का, उसको केंद्र के साथ मिलकर आगे बढ़ाएगी। और शुरुआती संकेत ऐसे ही आ रहे हैं। तो एक अच्छा डेवलपमेंट है एक सरकार का, निर्वाचित सरकार का श्रीनगर में आना। जी सर। तो एनसी के लिए जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी जीत, और जीत के बाद अब्दुल्ला परिवार जिस तरीके से सत्ता में वापसी की है, क्या लगता है आपको, क्या महसूस कर रहा है वो परिवार? ड्रीम कम ट्रू। जब घर में नज़रबंद थे लंबे समय तक 370 के विरोध के कारण से, तो कभी सोचा था कि वापस आएंगे, वापस राजा बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी शहर में फिर उस कुर्सी पे बैठेंगे। जो पुलिस आपको नज़रबंद करके बैठी है, उसी पुलिस का सलाम फिर से लेंगे। कोई कल्पना थोड़ी की थी। अगेन ग्रेटिट्यूड टू नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड सुप्रीम कोर्ट। चुनाव हुए, मौका आया, चुनाव हो गए। सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से चुनाव तो होते, अगर शांतिपूर्ण नहीं होते, हो ही नहीं पाते। जैसे कश्मीर में होता, बाइकआउट होता, कुछ और होता, वहाँ पे जाए तो हो गया। तो दे शुड बी ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट कि एक प्रॉपर तरीके से चुनाव हुआ, उनके राज में वापसी हुई और आज वो सत्ता में बैठे हैं लौट के। वेरी हैप्पी। सर, बिना कांग्रेस के परामर्श के ही फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के बनेंगे। इस डेवलपमेंट को आप कैसे? ये थोड़ा डिस्टर्बिंग था इनिशियली, लेकिन लड़का समझदार है वो, उमर अब्दुल्ला जो है, उसने उसको रेक्टिफाई किया। उसने कहा नहीं, हम जो सहयोगी दल हैं, गठबंधन है, इससे चर्चा करके तय करेंगे। बनना तो उसी को है, एक लोकतांत्रिक तरीका होता है बात करने का, एक डिक्टोरियल एटीट्यूड होता है। तो फारूक अब्दुल्ला का जो बयान था थोड़ा डिस्टर्बिंग था इनिशली, बट विच वाज later on subsequently rectified by his brilliant son, the chief minister designate अपन कह सकते हैं। सर, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 साल वो मुख्यमंत्री रहेंगे। इन 5 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो आपसी रिश्ते हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखो, थोड़ा बहुत तो खटपट होती है कि कांग्रेस में कई पावर सेंटर हैं। हालांकि कोई ज़्यादा कांग्रेस के एमएलए नहीं है, लेकिन चूँकि 7 चुनाव लड़े थे और कांग्रेस का पुराना एक लिहाज है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो 2-4 मंत्री उनके आएंगे। फिर आएगा मंत्री कितने लेने हैं, इसमें थोड़ी सी बात हो सकती है, डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, फिर विभागों पे हो सकता है, फिर डिपेंड ये करता है। कांग्रेस में तो कई पावर सेंटर हो जाते हैं, दिल्ली में भी, और श्रीनगर में सब लोगों का इंटरेस्ट रहता है। राहुल गांधी का इंटरेस्ट है, प्रियंका गांधी का इंटरेस्ट है। एक श्रीनगर है, इसलिए जस्ट ऐसे ही कि ठीक है भाई श्रीनगर एक होता है, एक फॉन्ड ऑफ श्रीनगर जो है। तो लेट्स सी कि सब कुछ ठीक से सेटल हो जाए। बाकी डिफरेंसेस तो हो सकते हैं, 5 साल तो बहुत लंबा पीरियड है होने के लिए। इस 5 साल में क्या क्या होता है नहीं कहा जा सकता, बट अपेरेंटली लेट्स बी होपफुल एंड लेट्स होप कि एवरीथिंग गोज वेल बिटवीन द 2 पार्टीज एंड दे वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ कश्मीर। सर, उपराज्यपाल के 5 विधायकों के नॉमिनेशन को लेकर के आखिरकार क्या है कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी नहीं होती, पहले अगर पता होता क्लियर मेजोरिटी आ रही है तो मान लो एक पल के लिए। उनका कहना ये था, रेट्रोस्पेक्टिवली कहना था कि राज्यपाल को एक कदम कैबिनेट की सलाह पे उठाना चाहिए था नॉमिनेशन जो है। राज्यपाल ने कहा होगा कि मेरे पावर्स के अंदर है, सलाह की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ये लगता है। मन का भाव एक ये भी था, अगर ज़रूरत पड़े सरकार बनाने में और अगर हंग असेंबली है और भाजपा को 5 आदमी सपोर्ट कर दें तो फिर सरकार बनाने में अगर कोई मदद है तो पहले इनका नॉमिनेशन कर दो, काम आएंगे स्थायी सरकार को बनाने में। पॉलिटिकल बेनिफिट इसका बीजेपी को जा सकता था बाय प्रॉक्सी, लेकिन वो हालात नहीं बने उसके। तो अब वो कंट्रोवर्सी ख़त्म है। उसमें लोगों ने कहा था हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राज्यपाल के सेक्शन के अगेंस्ट में, लेकिन चूंकि अब जो बयान आ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के, उमर अब्दुल्ला के, वो रचनात्मक बयान आ रहे हैं, पॉजिटिव बयान आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है आई थिंक दैट चैप्टर इज़ ओवर बाय नाउ। सर, अभी तो पॉजिटिव बयान आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के जो एक्सटेंडेड पावर्स बढ़ाई थी, उसी तर्ज पे
जम्मू कश्मीर में भी पहले यह हो चुका है कि उनके एलजी के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को बढ़ा दिया गया है। आपको लगता है कि जो नए मुख्यमंत्री होंगे और एलजी मनोज सिन्हा के बीच की तकरार या बातचीत या संबंध कैसे होंगे, और यहाँ पर एक बार फिर कुछ समय में दिल्ली जैसे हालात होंगे जो केजरीवाल वर्सेस विनय कुमार सक्सेना है? इट्स ए $1 मिलियन क्वेश्चन। चिंता है सबके मन में, सबके चेहरे पे जो लोग कश्मीर को डील करते हैं, क्योंकि शुरुआत उसकी अच्छी नहीं हुई थी। मनोज सिन्हा ने जो इंटरव्यू दिया था, उससे पहले अब्दुल्ला ने इंटरव्यू दिया था, उमर ने इंटरव्यू दिया था, और उसने कहा था कि अगर मुझसे अपेक्षा करें राज्यपाल कि मैं राजभवन जाऊँ मैं, और राजभवन जाके जो है मैं उनके गेट पे बैठूँ और फिर अंदर जाऊँ कि मुझे एक चपरासी अपॉइंट करना है, मेरी फ़ाइल पे साइन कर दीजिए, तो मुझसे नहीं होगा ये। तो गवर्नर ने पलट के इंटरव्यू दिया था और ये कहा था कि भाई अगर हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी और पीस, लॉ एंड ऑर्डर लाना है, तो हमारे डिफरेंस ओपिनियन है कहाँ। तो अब मनोज सिन्हा भी क्या थोड़ा टफ किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, खांटी पॉलिटिशियन हैं, और ये सब तो हैं ही। लेकिन शुरुआती दौर जितना आज कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्सेज आए हैं दोनों से, अब्दुल्ला टू सेंटर एंड सेंटर टू अब्दुल्ला, उससे ऐसा लगता है कि सेंटर शायद इशारा कर देगा मनोज सिन्हा को कि मिल के चलो। कानून बनना अलग बात है और कानून की पालना कैसे एग्जीक्यूट करते हो वो एक अलग विषय है उसके अंदर। अब कानून तो ये है, नया जो एम्पावरमेंट हुआ है गवर्नर का, कि मंत्री कोई भी मीटिंग करेगा तो उसका एजेंडा 2 दिन पहले राज्यपाल को भेजना होगा, ठीक। और सीएम जितनी कैबिनेट मीटिंग करेगा, राज्यपाल का एक नॉमिनी अधिकारी वहाँ बैठेगा। तो अब चूँकि टकराव के हालात अभी नहीं है, मुझे लगता है 5-6 महीने तो ऐसी दोस्ती चलनी चाहिए कम से कम जो है, तो वो लोग बैठेंगे, कानून की पालना तो होगी, आएंगे दस्तखत करके चले जाएंगे, सरकार के साथ रहेंगे, और जब संबंध अगर ठीक नहीं रहेंगे तो वो लोग अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे आगे जाके। तो सब कुछ डिपेंड करता है आने वाले दिनों में कि इनिशियली जो टेक ऑफ बहुत अच्छा हुआ है रिलेशनशिप्स का, वहाँ से भी अच्छा मैसेज आया है। उमर ने कहा कि हम केंद्र से झगड़ा नहीं चाहते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मैं जनता को बधाई देता हूँ, आइए सब मिल के हम श्रीनगर का, कश्मीर का विकास करें। तो इनिशियली जो संकेत हैं बहुत अच्छे हैं, सिग्नल्स जो हैं, तो लेट्स सी। लेकिन टकराव की संभावना हमेशा रहेगी। अभी डिपेंड करता है गवर्नर अपना जो एम्पावरमेंट है उसको कितना स्ट्रिक्टली लागू करता है, और उम्र ये है कि उसको कैसे लेता है, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में कितनी है। तो इट्स बेसिकली गेम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन द टू। तो लेट्स होप एंड सी। सर, क्या एक बार फिर से पाला बदल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी के साथ जा सकती है? राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, और नरेंद्र मोदी अमित शाह के राज में तो कुछ भी हो सकता है जो है, और इसका उदाहरण है, प्रेसिडेंट है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी थे तो फारूक अब्दुल्ला उनके साथ थे, केंद्रीय मंत्री थे जो है, फिर अलग हो गए थे, तो फिर से जुड़ सकते हैं, क्या इनकार है। और ऐसा कांग्रेस का प्रेशर है नहीं कोई। फारूक ने कांग्रेस को भी कह दिया है कि भाई आपको विचार करने की ज़रूरत है। हर कोई आंख दिखाता है ना, एक आदमी पिट जाता है तो जिस कहते हैं ना उसको हर कोई फिर वो करता है जो है। तो कांग्रेस हर आदमी राय दे रहा है, कल से उद्धव ठाकरे भी राय दे रहे हैं, इन्होंने भी ये सलाह दी है कि कांग्रेस को ज़रा अपने आप को मतलब रिव्यू करना चाहिए, मतलब अपने आप को सुधार करना चाहिए इन्हें वे जो है। तो नेवर नो, कब एक डिनर हो, दिल्ली आए वो, अब दिल्ली आएंगे ना, मुख्यमंत्री बन गए हैं, उमर भी आएंगे, फारूक अब्दुल्ला भी आएंगे दिल्ली, पिता पुत्र साथ भी आएंगे, कॉलोन करने जाएंगे, अपने परिवार को लेके आएंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने आजकल एक अच्छा कर रखा है, परिवार के साथ बुलाते हैं, कई लोगों को फ़ोटो खिंचाते हैं, चाय पिलाते हैं अच्छे से, इनको भी बुलाएंगे ड्यू कोर्स में जो है। तो किस दिन दोस्ती हो जाए तो हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। और है तो अच्छा है, कोई भी ऐसा काम जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, जो कश्मीर को स्टेबिलिटी दे सके, जो कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर को इंटैक्ट रख सके, उन सब का हम स्वागत करते हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टीज जिन्होंने चुनाव से पहले धारा 370 को वापस लाने का वादा किया, 2 झंडे का वादा किया, क्या आपको लगता है कि पूरा कर पाएंगे यहाँ की जनता को? नहीं, पूरा तो करना नहीं था। और एक बड़ा सुखद मैसेज उसमें आज का डेवलपमेंट है, जिसमें उमर ने खुद ही कह दिया ये कि जो सरकार 370 लाई है भारत सरकार, उसके रहते तो वापस हो नहीं सकता, नई सरकार आएगी तब देखेंगे। बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण स्टेटमेंट है कि 370 का ऐसा है ना, जैसे उन्होंने कहा था मेरी असेंबली में फर्स्ट रेजोल्यूशन होगा 370 को हटाने का, तो रेजोल्यूशन आप कर देते हैं, होम मिनिस्ट्री में आता, गवर्नर के थ्रू पड़ा रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, उस पर क्वेरियाँ चलती रहती। उसके बजाय उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाया, विजनरी कदम उठाया, और ये कहा कि भाई ये 370 तो वापस नहीं आ सकता। अमित शाह ने पहले ही कहा था चुनाव के दौरान, 370 इज ए हिस्ट्री ओनली, इट कैन नॉट कम बैक एट एनी कॉस्ट इन दिस कंट्री जो है। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो टकराव का एक बड़ा रास्ता जो खुलने वाला था जो है, वो रास्ता बंद हो गया है। सुखद खबर है, अच्छी खबर है। सर, आखिर कैसे होंगे जम्मू कश्मीर और केंद्र के रिश्ते, और क्या
केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की स्टोरी रिपीट होगी जम्मू कश्मीर में भी? अभी 6 महीने तो नहीं लगता है। शुरुआती दौर में दोनों एक दूसरे को निभाने की कोशिश करेंगे। क्यों ऑल सेड एंड डन पॉलिटिक्स के अलावा नरेंद्र मोदी अमित शाह का ये तो व्यू है ना कि कश्मीर नॉर्मल रहना चाहिए। इतनी मेहनत करके कश्मीर इज़ बैक टू नॉर्मल, टूरिज्म इज़ बैक टू नॉर्मल, बिजनेस इज़ बैक टू नॉर्मल, डेवलपमेंट इज़ बैक टू नॉर्मल, सड़कें बन रही हैं और सब हो रहा है, तो ये सब रहना चाहिए। तो वही पूरी कोशिश करेंगे इस सरकार को निभाने के लिए। तो अब डिपेंड करता है कि कौन कितना आगे बढ़ता है, कौन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ता है। तो संभावना यही कि मिलके चलेंगे दोनों। तो अपन कह सकते हैं कि इनिशियली these 6 months आर क्रूशियल। सर, शंकराचार्य पहाड़ी हरि पर्वत का नाम बदलने का वादा तो कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, लेकिन क्या ये मुनासिब होगा कि इनका नाम बदला जा सके? लगता नहीं है मुझे अभी कि ऐसा कंट्रोवर्शियल किसी काम में पड़ता। इलेक्शन मैनिफेस्टो था, 5 साल पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए। कोई आएगा तो कह देंगे भाई बहुत टाइम पड़ा है अभी, जब 370 ही ड्रॉप हो गया एक तरह से उनके एजेंडा से। तो इस तरह के जो कम्युनल इशू हो सकते हैं आगे जाके और कुछ हैं, और जिसमें कि अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ पे हैं, जम्मू से पावरफुल मंत्री हैं। अभी उनके भाई भी चुनाव जीते हैं हाईएस्ट वोट से, देवेंद्र राणा। वो तो उसकी तकदीर में मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा था, वरना क्या है कि अगर वो भाजपा की सरकार बनती तो वो भी एक पोटेंशियल कंटेंडर था चीफ मिनिस्टर बनने का। तो क्या है कि चूँकि एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ पे हैं, सब हैं, और सुलझे मनोज सिन्हा हैं, और सब में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी ऐसा मुद्दा सरकार उठाएगी जिससे कि सामाजिक सौहार्द या कम्युनल सौहार्द बिगड़ता हो। तो आई डोंट थिंक प्रॉमिस है उनका, मैनिफेस्टो में पड़ा रहेगा। अगला चुनाव आएगा उससे पहले बात होगी, अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। सर, अपने वादे के मुताबिक क्या उमर अब्दुल्ला दरबार प्रथा फिर से शुरू कर पाएंगे? कर सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत कोई कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व नहीं है, खाली 200-300 करोड़ रुपये खर्चे की बात है। अगर उनको साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है कि ठीक है दरबार होना चाहिए, अपन 6 महीने वहाँ रहेंगे, 6 महीने यहाँ रहेंगे, ठीक है ना, तो सामाजिक ऐसा माहौल बन गया घर परिवार के अंदर, और वो आए यहाँ पे हाथ जोड़ के उन्होंने कहा, तो ये कह सकते हैं भाई हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं, आप देख लीजिए अपना खर्चा। फिर वो कहेंगे सब हाई कोर्ट ने कहा हुआ है, तो हाई कोर्ट में चले जाएंगे एप्लीकेशन लेकर के, हमें रेस्टोर करना चाहते हैं इसको। हाई कोर्ट भी क्या है कि सब आँख कान खुले सब रखते हैं, लोग समझते हैं बात को। तो आई थिंक कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल है। हाई कोर्ट को अगर वो कहेंगे कि हम करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट को क्या आपत्ति होगी। तो ये एक मांग ऐसी है, इसको अगर वो उनका खुद का मन करेगा तो ये पूरी हो सकती है, दरबार सिस्टम वापस लागू हो सकता है। इसमें कोई लूज़र नहीं है एक्सेप्ट 300 करोड़ से ईयर। सर, अब श्रीनगर में नई सरकार मिलने के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा? देखो इनके आचरण पे डिपेंड करेगा मौजूदा सरकार के। इन प्रिंसिपल अमित शाह पहले कह चुके हैं, ओनली सेंटर एंड मोदी स्टेटहुड जो है ये ग्रांट कर सकते हैं, केवल नरेंद्र मोदी और ये। तो अमित शाह स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं कि केवल भारत सरकार अर्थात गृह मंत्रालय और नरेंद्र मोदी ही पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लौटा सकते हैं, बट एट एन एप्रोप्रिएट टाइम। उसकी परिभाषा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रिट हुई है कल परसों के 2 माह में किया जाए, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ कह भी सकता है, इतना ही कहेगा, 2 माह तो नहीं कहेगा अभी, क्योंकि इट्स सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर होल्डिंग इलेक्शंस इन श्रीनगर। तो कुछ टाइम देगा। ये डिपेंड करता है इस सरकार के साथ, सरकार का आचरण कैसा है। सरकार का आचरण ठीक है, अगर इनके साथ में तालमेल ठीक है, ट्यूनिंग ठीक है, तो दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और सर, इसी मुद्दे पर स्टेटहुड दिलाने पर, राज्य का दर्जा मिलाने पर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर नहीं मिला तो इंडिया अलायंस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता लोग सड़क पे आ जाएंगे। इसे कैसे देखें? अब बाजी राहुल के हाथ से निकल गई है एक्चुअली। जो है हरियाणा में कल थोड़ा सा जो हुआ है, तो एक मॉरल इन्फ्लुएंस होता है हर आदमी का, अथॉरिटी होती है, वो थोड़ा कम हुई है। फिर क्या हुआ है कि नाउ Abdullah's and center means Modi and Shah, they are moving fast to closer जो है ना, they are coming closer. In just 10 hours they have come quite close in their ideological statements जो है। तो हो सकता है वो कह दें दिल्ली वाले कि भी रुक जाओ 6 महीने, तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस बात के लिए सड़क पे आने की ज़रूरत पड़े, क्यों अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा सड़क पे आने को तो राहुल गांधी अकेले क्या करेंगे। और राहुल गांधी खुद समझदार हैं, वैसे उनको दिखता है कि यार 6 महीने में अगर इनकी दोस्ती अच्छी चल रही है हमारे सबकी और 6 महीने में आ सकता है स्टेटहुड, तो क्यों सड़क पे उतरे अपन। और सड़क पे उतरने पे कांग्रेस के लोग तो हैं नहीं ज़्यादा वहाँ, कौन खड़ा होगा। खड़ा होने में तो ये अब्दुल्ला हैं साथ में खड़े होने वाले, वो कोई साथ ऐसा है नहीं है। तो इट शुड नॉट बी टेकन सीरियसली एट दिस मोमेंट, ऐसा मेरा मानना है। सर, अब्दुल्ला सरकार के प्रति जम्मू कश्मीर बीजेपी का जो रुख है वो कैसा रहेगा? वो सेंटर पे डिपेंड करेगा।
डबल इंजन की सरकार है, इशारे से चलता है शासन। उनको लगेगा कि सरकार कुछ ऐसे फैसले कर रही है जो हिंदू सेंटिमेंट के खिलाफ हैं, जो उनके सिस्टम के खिलाफ हैं, या भारत सरकार के एजेंडा के खिलाफ हैं, या आम जनता के खिलाफ हैं, जन विरोधी फैसले हो रहे हैं वहाँ पे, कुछ इस तरह का जो हो रहा है, तो आवाज़ उठाएंगे वहाँ पे वो। अब आवाज़ कितनी उठाएंगे ये उस वक्त डिपेंड करेगा कि 2000 वर्कर आएंगे, 4000 आएंगे, 6000 आएंगे प्रदर्शन करने, और क्या पुलिस उस पर लाठीचार्ज करेगी, नहीं करेगी, पॉलिटिकल डिसीजन है। अभी वही बात है, 5-6 महीने तो शांति लगती है मुझे, अभी तो कुछ नहीं होने वाला। सर एक सवाल ये भी है कि क्या नई सरकार के दौरान भी जम्मू कश्मीर में बना रहेगा मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर, और क्या लाल चौक पर भी ऐसी चलती रहेगी नॉर्मल लाइफ? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका ये। सारी सफलता सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेरिमेंट की, नरेंद्र मोदी के एक्सपेरिमेंट की, इस सवाल के जवाब में निहित है कि जो सपना हमने बनाया था श्रीनगर में, जो सपनों का शहर बनाया था, जो धरती का स्वर्ग रिक्रिएट किया था, रीस्ट्रक्चर किया था, उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया था, क्या उतना ही सुरक्षित रहेगा? क्या आम आदमी का जीवन वैसा ही रहेगा? क्या लाइफ इतनी नॉर्मल रहेगी? टूरिज़्म इंडस्ट्री ऐसी रहेगी? बिज़नेस ऐसा चलता रहेगा? इस चुनाव से पहले जो श्रीनगर एक स्वर्ग की तरह, जो एक लॉ एंड ऑर्डर का पीसफुल स्टेशन था, हर आदमी जा रहा आ रहा वहाँ पे, क्या वैसा बना रहेगा? ये वक्त बताएगा इन द सेंस, और इसे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। किसी बात को भी लेके किसी ने प्रदर्शन किया, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, राहुल गांधी हों, कोई दूसरे जमाती लोग हों, ये जो लोग पिट गए हैं चुनाव में, ये लोग हों, 200 लोग भी अगर प्रदर्शन करेंगे, मीडिया आजकल अखबार में, चैनल में, सबके मोबाइल पे आ जाएगा, कौन जाएगा श्रीनगर? कोई नहीं जाएगा। ये पूर्णिमा कैंसिल करा देगी अपना रिजर्वेशन ट्रैवल एजेंट को, मैं नहीं जा रही आज श्रीनगर जो है, तो सारे लोग पीछे हट जाएंगे वहाँ से, सारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इस सवाल का जवाब आने वाले समय के गर्भ में निहित है, इसे कहते हैं। आने वाला समय बताएगा, खास करके अगले 5-6 महीने, कि श्रीनगर वैसा का वैसा रहता है कि नहीं। सर अभी आपने आवाम इत्तेहाद पार्टी का जिक्र किया, इंजीनियर राशिद की पार्टी और इसके साथ जमात, इन दोनों की ही पार्टी को बहुत ज़्यादा पब्लिक की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी संभावना पहले से थी। मैंने पिछले जैसी शो में कहा था, इन लोगों के बारे में धारणा बन गई है कि चाहे सत्य है चाहे गलत है, ये बीजेपी की प्रॉक्सी हैं, अर्थात कुछ लोगों ने कहा बीजेपी के पिट्ठू हैं ये। वो धारणा उनको ले डूबी एक तरह से, वो सच था कि नहीं था। और हो सकता है बीजेपी वाले अंदर से खुश हों इस बात से ही कि फॉर्मर मिलिटेंट तो नहीं आए, कम से कम जनता ने निपटा दिया, हमें निपटाने की क्या ज़रूरत है। और एक अच्छा साइन है, वो लोग आते सत्ता में, जीत के आते, फिर कोई मंत्री बन जाता, कोई कहता मेरे ये गार्ड लगाओ, मेरे को जेट सिक्योरिटी दो, कोई कुछ कहता, तो बड़ा कंट्रास्ट हो जाता। फॉर्मर मिलिटेंट की जेट सिक्योरिटी लगा रही है श्रीनगर की पुलिस जो बैठ के वहाँ पे जो है, तो ईश्वर ने बचाया श्रीनगर को। ऐसे लोग नहीं आए वहाँ पे राज के अंदर जो है, तो मतलब एम्बेरसमेंट उनका भी नहीं हो, इनका भी नहीं हुआ, और ये भी निबट गए। अब देखना ये है कि चुनाव से निबटने के बाद, चुनाव में फेल होने के बाद, ये लोग अपने पुराने बैकग्राउंड को लेके कोई नई तो शरारत या कोई आंदोलन या कुछ और कुछ ऐसा तो नहीं करते हैं। तो दे नीड टू बी केप्ट अंडर क्लोज सुपरविजन एंड क्लोज वॉच। सर घाटी में बीजेपी ने 19 उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से एक को भी जीत नहीं मिली। क्या वहाँ के लोगों का माइंडसेट अभी तक नहीं बदला है? ऐसा ही लगता है, वही इंडिया माइंडसेट है कि ये तो भारत है, ये इंडिया है, और ये अनफॉर्चुनेट है। आप ये देखिए कि भारत ने, अर्थात भारत सरकार ने क्या नहीं किया घाटी के लोगों के लिए, श्रीनगर के लिए क्या नहीं किया। अगर अमित शाह 370 नहीं हटाते, लॉ एंड ऑर्डर ऐसी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो क्या नॉर्मल बिजनेस होता घाटी में? क्या घाटी के लोगों को रोज़गार मिलता? क्या घाटी के लोगों के घर के बाहर सड़क बनती? उसको छोड़ो, जो टूरिज़्म आ रहा, जो बेसिक धंधा वहाँ का, इनकम का, रोज़गार का, क्या वो होता? नहीं होता। तो जिसे कहना चाहिए ना, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है आदमी कि भी वन शुड नॉट बी अनग्रेटफुल। घाटी के प्रति कुछ लोगों का भाव ऐसा जाता है, घाटी के बाहर के लोगों का, उनके प्रति, यार अनग्रेटफुल मत हो, इतना क्या है तुम्हारे लिए। और अब तो सब क्लियर है ना, अब 370 तो वापस आ नहीं सकता। आज उमर अब्दुल्ला ने कह दिया ना कि वापस नहीं आ सकता। मान जाओ यार, मन को समझाओ, लेकिन वो समझाने का तो टाइम फिर चुनाव आएगा तब पता लगेगा ना। अभी तो इमोशनली अटैच्ड हैं वो, इसको अपनी डिग्निटी और सम्मान का प्रतीक मानते हैं 370 का जो है। और वो ठीक है, उन्होंने वोट किया, लेकिन लेट्स सी, एक ठीक है, कोई बात नहीं दिया वोट, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार स्थायी रहे, सरकार शांतिपूर्ण रहे, सरकार कंस्ट्रक्टिव रहे, ये दुआ की जानी चाहिए। बाकी अनफॉर्चुनेट है कि माइंडसेट अभी बदला नहीं है। पोलिंग ये बताता है कि माइंडसेट अभी नहीं बदला है। ठीक है, इट्स ओके।
सर नई सरकार में आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडितों का कुछ भला हो पाएगा? होना चाहिए, सेंटर तो चाहेगा ही। और फॉर्चुनेटली जो अब्दुल्ला का जो घोषणा पत्र है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसमें लिखा हुआ है हम इसके लिए काम करेंगे, तो अच्छा है। अगर वो मन से काम करेंगे तो थ्रेट तो वहीं से थी ना, मिलिटेंट से, इससे उससे, जो कि सपोजिटली क्लोज थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह दो चाहे पीडीपी कह दो, वहीं के लोकल पार्टीज़ के क्लोज थे। तो अगर अब्दुल्ला जो हैं या मुफ्ती कह दीजिए महबूबा, ये अगर मन से चाहेंगे थोड़ा कि अभी थोड़ा अब इनको वापस लाना चाहिए, बहुत हो गया, अब तो कोई आतंकवाद तो रहा नहीं, कोई थ्रेट नहीं है जो है, तो उनकी प्रॉब्लम क्या है, रिहेबिलिटेशन की है, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट की है। तो आई एम होपफुल के इन दिनों में मे बी इन ईयर और 2 जो है इन कश्मीरी पंडित्स के लिए कुछ अच्छा हो, भारत सरकार भी करे, अब्दुल्ला भी करे, ऐसी आशा की जानी चाहिए। जो वैष्णो देवी सीट है उस पर बीजेपी के प्रत्याशी की जीत होती है, इस जीत को आप किस तरह देखते हैं? हाँ, सिंबॉलिक है। अयोध्या में हार गए थे, धर्म की सीट, मंदिर की सीट, आस्था की सीट, यूँ मान लीजिए, तो ठीक है। उसके रिवर्स में वैष्णो देवी में जो है वो जीत गए हैं सीट, वहाँ पे जो है अयोध्या संभाग में हारे थे ना, अयोध्या ज़िले में कई सारी, तो ऐसा लोगों का हो गया था कि भाजपा का मंदिर कार्ड नहीं चला, या भाजपा का वो नहीं चला, या आस्था नहीं है। अब एक जो बीजेपी का जो बेसिक कल्चर या स्वभाव या एजेंडा था, उस पर चुनौती आ गई थी एक तरह से। तो एक आशा की किरण है ये कि नहीं भाई, बीजेपी अभी भी धार्मिक संस्कारों की इनकी पार्टी है, लोगों की आस्था है भाजपा के अंदर। और देखो वैष्णो देवी जो बहुत बड़ा एक स्थान है, अयोध्या के टक्कर का स्थान है, जो वहाँ देखिए भाजपा को वोट दिया है लोगों ने, दैट विच है। तो इट्स ए सूदिंग और एक गुड मैसेज है, मोरल बूस्टर है फॉर बीजेपी। सर एक लाइटर नोट पे एक सवाल है कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी को जलेबी बहुत पसंद है, और उसके बाद जलेबी का किस्सा चल पड़ा जो कल नतीजों तक भी रहा। जाहिर तौर पे हरियाणा में चुनाव नहीं जीत पाई कांग्रेस, तो वो फीका पड़ गया जलेबी का जो रस है, जो पूर्णिमा भी कह रही थी। लेकिन अब सवाल यह है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की सरकार बनी है, तो आपको लगता है जैसे कॉफ़ी पीने लाल चौक गए थे राहुल गांधी, वैसे ही हर बार आप जिक्र करते हैं शक्ति स्वीट्स का, तो वहाँ जाएंगे जलेबी खाने प्रियंका गांधी को लेकर? जा सकते हैं, लेकिन अब जलेबी का मुद्दा तो देखो बीजेपी ने पीट दिया। नरेंद्र मोदी की खास बात क्या है, कांग्रेस जो भी कोई नारा लेके आते हैं उसको पीट देते हैं, उसी नारे से पीट देते हैं उसको। अब जलेबी लाए तो ये थे, बात तो यहाँ से बनी थी, और बीजेपी ने उसको हाईजैक कर लिया, और बड़े पैमाने पे बीजेपी में जो जलेबियाँ बन रही हैं, लोग खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये है। तो एक तो इसका पार्ट ये था कि जो नारा कांग्रेस लाई थी या जो व्यंग लाया था, वो बीजेपी ने पीट दिया, नरेंद्र मोदी ने पीट दिया उसको जो है। सेकंड पार्ट एक बार जाएंगी तो शक्ति स्वीट तो फेमस शॉप है पूरे कंट्री में जलेबी की जो है, अब वो जाएंगे नहीं तो ये शो देख लेंगे तो जाएंगे, और श्रीनगर घूमने का शौक तो सबको रहता ही है, प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, जाएंगे तो ठीक है, कॉफ़ी पीने। लेकिन उनको वो शक्ति स्वीट पर जलेबी खाते समय कतार में खड़े होकर ये सोचना पड़ेगा, उस भीड़ में खड़े होकर, कि ये दिन कौन लाया यहाँ, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर कौन लाया, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह लाए श्रीनगर के अंदर। इससे पहले तो आप लाल चौक से घुस ही नहीं सकते थे वहाँ से, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो। आज जलेबी खाने की सोच रहे हैं तो उनको जलेबी खाने ज़रूर जाना चाहिए, बट ऑन द स्पॉट दे शुड गिव वोट ऑफ थैंक्स टू नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। सर, हरियाणा की जीत पर बीजेपी जश्न मना रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हार को लेकर उतना अफसोस झलक नहीं रहा है। क्या आप इसको एक कॉन्ट्रडिक्शन की तरह देखते हैं या कुछ और है? नहीं, ठीक है, वो मन में पता है सबको, सब वो मन में जानते हैं कि सरकार के पास क्या ताकत है। सारी ताकत, सारा गेम तो इसके पास है, सारी सत्ता की चाबी तो एलजी के पास है। एलजी इनका आदमी है, भारत सरकार का आदमी है, डबल इंजन का आदमी है, मान लीजिए बाई प्रॉक्सी तो संपर्क रहता है ये लोगों का जो है ये। तो जानते हैं भी IAS IPS के ट्रांसफ़र हैं, सब गवर्नर करेगा। लॉ एंड ऑर्डर है, गवर्नर करेगा। डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं फाइनेंस के, गवर्नर करेगा। कैबिनेट मीटिंग के फैसले होंगे, गवर्नर अप्रूव करेगा। तो क्यों इस पर अभी शोर मचाओ? और उन्होंने स्वीकार कर लिया ना मन से कि यार घाटी के लोग हैं ना, उनकी भाषा में ये सुधरेंगे नहीं यार, ऐसे इंडिया माइंडसेट रहेगा इनका, चलो निभाओ इनके साथ। कश्मीर तो कम से कम डिस्टर्ब नहीं हो, कश्मीर तो शांतिपूर्ण रहे एक तरह से जो है, तो ऐसे चलता रहेगा ये। बिल्कुल सर, और क्योंकि घाटी में 10 साल बाद अब उनको, वहाँ के लोगों को उनकी सरकार मिली है, तो जाहिर बात है घाटी ऐसी ही गुलजार रहनी चाहिए, उनका कोई नुमाइंदा होना चाहिए जो उनकी एक बात करे। दूसरी तरफ हरियाणा है, जहाँ पर तीसरी बार सरकार बनाने के साथ ही बीजेपी ने एक बार फिर से हैट्रिक लगा दी है। आने वाले समय में 3 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, इसके साथ दिल्ली, और वहीं 6 राज्यों की 28 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। सियासी बिसात है, इसी तरीके से चलती रहनी चाहिए। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन हरियाणा की हार से सीखकर
कांग्रेस आने वाले राज्यों में चुनावों को कैसे हैंडल करती है, कैसे अपने आप को मजबूती से रखती है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेसी सर, जम्मू कश्मीर और साथ ही हरियाणा के चुनावी नतीजों पर ये खास विश्लेषण करने के लिए, और साथ ही जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नमस्कार।